द पावर वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोगों को स्टोरी में 6 महीने पीछे ले जाया जाता है और यहाँ हमें एक साइकेट्रिस्ट के पास एली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो जिसको उसके मॉम डैड यहाँ पर लेकर आए हैं। असलियत में एली एक अनाथ बच्ची है और उसको इन दोनों ने और उसको इस फैमिली ने गोद लिया है। मगर एली का नेचर काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है और वो किसी से भी कोई भी बात नहीं करती है और वो काफी ज्यादा गुमसुम और मायूस सी रहती है, जिस कारण से उसके ये मॉम डैड उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। और एली के ना बोलने के कारण उसके मॉम डैड काफी ज्यादा चिंतित, लेकिन वो थेरेपिस्ट एली के मॉम डैड को ये बात समझाता है कि एली के शरीर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है और शायद एली अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती है, जिस कारण से वो खुलकर बात नहीं कर पाती है। और जिस समय एली अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लेगी तो वो बात करना शुरू कर देगी। तो ये बात सुनकर एली और उसकी फैमिली वहाँ से वापस आ जाते हैं और वो लोग कुछ ही टाइम बाद एक चर्च में जाते हैं, क्योंकि एली की फैमिली काफी ज्यादा धार्मिक फैमिली है और उनका चर्च में आना जाना लगा रहता है। मगर एली को इस जगह पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो ये बात किसी को बताती भी नहीं है। अब चर्च में काफी ज्यादा परेशान होने के कारण एली उस चर्च से बाहर निकल कर आ जाती है। मगर इसी पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि एली के अंदर से एक फीमेल आवाज आती है और वो आवाज एली से बात करती है, मगर एली के अलावा वो बात किसी को भी नहीं सुनाई देती है। और ये आवाज एली को गाइडेंस देती रहती है कि अब उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये आवाज खुद को एली के गार्डियन एंजल बताती है और साथ में ये आवाज एली को ये भी बताती कि वो उसकी रक्षा करेगी और साथ में उसे बताती है कि उसके अंदर छिपी पावर उसके सीने में है और उसके हाथों से एक बेहतर फ्यूचर बनने वाला है। इसी के बाद हम वेब सीरीज का एक दूसरा कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम रॉक्सी होता है और ये लड़की नेचर में एली से एकदम अलग, काफी ज्यादा खुले स्वभाव की है। और रॉक्सी इस समय अपनी मॉम के साथ रहती है, क्योंकि असलियत में रॉक्सी के डैड जिनका नाम बरीन मॉन्क, वो एक काफी बड़े गैंगस्टर थे, मगर अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मगर रॉक्सी की मॉम उसके डैड की दूसरी पत्नी है और रॉक्सी के डैड उसकी मॉम के साथ नहीं रहते हैं, वो अपनी पहली वाइफ के साथ ही रहते हैं। साथ में उसके डैड ने उनका ये रिश्ता दुनिया से छुपा भी रखा है और लोग ये नहीं जानते हैं कि रॉक्सी मॉन्क्स की बेटी है। मगर इन दोनों का ध्यान उसके डैड अच्छी तरह से रखते हैं और आज रॉक्सी अपने डैड की पहली वाइफ के एक बेटे की मैरिज में जाने वाली है। मगर उस मैरिज में जाने से पहले रॉक्सी अपनी मॉम को बताती है कि आज वो अपने डैड से एक जॉब मांगेगी, लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने पहले ही उसके डैड से उसकी जॉब के लिए बात करी, मगर शायद उसके डैड अभी उसको इस सब के लायक नहीं समझते हैं और वो उसको अभी कोई भी जॉब नहीं देना चाहते, जिससे रॉक्सी अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुखी दिखती है। इसी के बाद हम जॉस नाम की एक और कैरेक्टर देखते हैं जो इस शहर के मेयर की बेटी है। मगर जॉस की उसकी मॉम से कुछ खास नहीं बनती है, क्योंकि जॉस को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उसे सही टाइम नहीं दे पाती है। मगर जिस समय जॉस अपने लैपटॉप पर बैठकर सर्फिंग कर रही होती है, उसी टाइम वो नोटिस करती है कि उसके हाथों से शायद बिजली निकल रही है, मगर उस समय उसे कुछ नहीं समझ में आती है और वो स्कूल के लिए चली जाती है। इसके बाद एक और कैरेक्टर जिसका नाम टुंडे होता है उसको दिखाया जाता है, जो एक नाइजीरियन है। और टुंडे की स्टोरी ये है कि टुंडे के डैड एक काफी बड़े बिजनेसमैन है और उसके डैड चाहते हैं कि टुंडे भी पढ़ लिख कर उनके बिजनेस को संभाले। मगर इसके उलट टुंडे एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है, जिसके लिए उसके डैड एग्री नहीं है और वो उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो पढ़ लिख कर उसके बिजनेस को संभाले और उस बिजनेस को बढ़ाने में उनकी मदद करे। मगर टुंडे इसके बाद बिजनेस के साथ साथ छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है। तो टुंडे ऑफिस के बाद जाकर अपनी एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम आंडूडी होता है और टुंडे की ये दोस्त एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। और मिलने के बाद आंडूडी टुंडे को ये बताती है कि आज रात वो एक कवरेज करने जा रही है जहाँ पर कई सारी लड़कियां मिलकर ब्लैक मैजिक करती हैं। तो वो टुंडे को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जहाँ वो उसका कैमरामैन बन के जा सके, क्योंकि ऐसा करने से उसको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। मगर टुंडे इस समय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, जिस कारण से वो अंडूडी के साथ जाने से मना कर देता है। तो इस कारण से अंडूडी उस कवरेज के लिए अकेले ही जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी अपने भाई की उस शादी में पहुंच जाती है, जहाँ हम देखते हैं रॉक्सी की उसके भाइयों के साथ काफी अच्छी बनती है, मगर उसकी सौतेली मॉम से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो उसको काफी ज्यादा ताने भी मारती रहती है। लेकिन साथ में रॉक्सी की उसकी डैड से काफी अच्छी बनती है और देखकर लगता है कि उसके डैड उससे काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं और उसकी केयर भी करते हैं। तो अब रॉक्सी मौका देखकर अपने डैड से खुद ही जॉब मांग लेते, लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसका स्वभाव काफी गुस्से वाला है और साथ में वो काफी ज्यादा इमोशनल भी है, जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। मगर रॉक्सी के बोलने के कारण वो उसको लंदन से बाहर उनके एक स्पा में मैनेजर की जॉब देने के लिए बोलते हैं और वो उसे बोलते हैं कि वो वहाँ जाकर अपने आप को प्रूव करे और 1 साल के अंदर बिजनेस बढ़ा के दिखाए और उसके बाद वो सोचेंगे उसको और कौन सा काम देना है। अब इस बात से रॉक्सी को देखकर साफ
साफ लगता है कि वो इस चीज से खुश नहीं है। इसके बाद रॉक्सी के डैड अपने बेटे की मैरिज के कारण एक काफी बड़ी स्पीच देते हैं, जिसमें एंड में वो अपनी पूरी फैमिली की तारीफ करते हैं, मगर वो फैमिली में रॉक्सी और उसकी मॉम का जिक्र भी नहीं करते हैं, जिस कारण से रॉक्सी अंदर से और ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके डैड उसको और उसकी मॉम को कभी भी लोगों के आगे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अब जॉस अपने स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एंट्री लेते हुए अपनी बॉडी स्कैन करवाती है। उसकी बॉडी के कारण वो मशीन ही खराब हो जाती है, और जिस समय ये सब हो रहा होता है तो जॉस की स्कूल की ही एक लड़की ये सब देख रही होती है, और साथ में जॉस नोटिस करती है कि उसकी चेस्ट पर भी, उसके गले के नीचे भी कुछ अजीब सा हो रहा है, मगर उसे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। और साथ में अब जॉस की वो बिजली की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। तो इसी के बाद स्कूल के अंदर वो लड़की आकर जॉस से मिलती है, और वो जॉस को बताती है कि ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो उसके साथ भी हो रहा है, और वो जानती है कि ये सब क्या हो रहा है, और अगर वो ये सब जानना चाहती है तो वो स्कूल के बाद उससे मिले। दूसरी तरफ अब एली शरीर पर भी वैसा ही हो रहा है जैसा जॉर्ज के साथ हो रहा था, और साथ में अब एली को सुनाई देने वाली वो आवाज अभी भी उससे बात कर रही है, और वो उसके साथ ही है। तो वो अभी भी एली को यही बात समझा रही है कि आने वाला फ्यूचर उसके हाथों में है। और इसी के बाद एली जिस समय अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही होती है, तो एली को सुनाई देने वाली वो आवाज एली को बोलती है कि अब उसको सच बोल देना चाहिए। तो एली ये सुनने के बाद अपनी मॉम को बोलती है कि उसको मीट नहीं खाना है। असली एली को मीट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर आज तक उसने अपने मॉम डैड को ये बात नहीं बताई। तो ये बात सुनकर उसके मॉम डैड भी थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक एली ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो एली ये बात सुनकर अपनी मॉम को उल्टा जवाब देती है कि आज तक उसने उसकी इस आदत के बारे में कभी पूछा ही नहीं। तो अब एली की ये बात उसके मॉम डैड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एली तो कभी बोलती नहीं और आज इसने उल्टा जवाब दे दिया। और इसी के बाद एली अपने उन मॉम डैड को ये भी बोलती है कि वो दोनों उसके मॉम डैड नहीं है, और साथ में वो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती है। और ये बोलकर वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड थोड़े से दुखी दिखते हैं, मगर उसके डैड दोबारा से उसको मनाने के लिए उसके रूम तक चले जाते हैं। मगर अब एली को सुनाई देने वाली वो आवाज एली को बोलती है कि अब उसको ये सब रोकना होगा और उसे अपने हाथों से इसे खत्म करना होगा। और साथ में वो आवाज उसे ये भी बोलती है कि पता नहीं आज तक इन दोनों ने इतनों के साथ ये सब किया होगा। अब इस समय तक हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है और ये आवाज इसको क्या बोलना चाह रही है। अब जब एली के डैड उसके रूम तक पहुंचते हैं तो वो आते ही अपनी बेल्ट उतार लेते हैं, और साथ में वो एली को बोलते हैं कि उसको अच्छी तरह से पता है कि उसके जैसी लड़की को कैसे सुधारना है। और अब हमें समझ में आता है असलियत में ये दोनों केवल दिखावे के अच्छे लोग हैं, असलियत में ये काफी ज्यादा पागल किस्म के लोग हैं, और इन्होंने कई लड़कियों के साथ इसी तरीके का गलत बिहेवियर किया है। और वो एली की आवाज उसको यही समझाना चाह रही थी। इसी के बाद एली का वो सौतेला डैड एली को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, मगर अब एली उस आवाज को सुनकर अपने दोनों हाथों से अपने डैड को बिजली का झटका लगा देती है, और वो उसको जब तक झटके देती है जब तक उस इंसान की जान नहीं चली जाती है। इसके बाद वो आवाज अब एली जल्दी से अपना सामान पैक करने के लिए बोलती है, और साथ में वो दीवार पर लगा वो क्रॉस लेने के लिए बोलती है, क्योंकि आगे वो उसके काम आएगा। वो आवाज ऐसा बोलती है। एली ऐसा ही करती है, बैग पैक कर साथ में वो क्रॉस लेकर वो उस घर को छोड़कर चुपचाप भाग जाती है। दूसरी तरफ टुंडे जिस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वो उसे किस कर रहा होता है, उसी टाइम उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिस कारण से उसके हाथों से कुछ बिजली निकलकर टुंडे के शरीर पर लगती है। मगर टुंडे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। उसको लगता है कि शायद ये ब्लैक मैजिक है। तो उसे ध्यान आता है कि आज उसकी वो दोस्त ऐसी ही एक सीक्रेट मीटिंग को कवरेज करने जा रही है, जहाँ पर लड़कियां ब्लैक मैजिक करती हैं। तो वो जल्दी से अपनी उस दोस्त के पास कॉल करता है, मगर इस समय उसकी वो दोस्त का कॉल नहीं मिलता है। तो वो किसी तरह से ये पता लगा लेता है कि वो सीक्रेट मीटिंग किस जगह पर होती है, और जब उसे उस जगह का पता चल जाता है तो वो अपनी कार लेकर और अपना कैमरा लेकर उसी जगह के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ अब रॉक्सी उस मैरिज से गुस्सा होकर बाहर आ जाती है अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ, और इस समय रॉक्सी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वो अपने डैड के उस बिहेवियर से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पर उसने अपनी पूरी फैमिली का नाम लिया मगर उसका और उसकी मॉम का नाम नहीं लिया। और इसी गुस्से में रॉक्सी के हाथों काफी ज्यादा बिजली निकलती है, जिसे देखकर उसके साथ की वो गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। मगर रॉक्सी को भी अब ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या है और ये सब कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ अब जोश जाकर अपने स्कूल की उसी लड़की से मिलती है जिसने उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बोला था, और यहाँ वो लड़की जोश को बताती है कि उसके साथ भी ये सब 2 वीक से हो रहा है, मगर उसे भी ये नहीं पता है कि ये सब है क्या और क्यों हो रहा है। और साथ में वो यहाँ पर जोश को एक रोड लाइट खंबे के ऊपर हाथ रखवाती है और वो उसे फील करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी बिजली की शक्ति से उस पूरे
एरिया की लाइट ही गायब कर देती है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी अपने घर अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है और अपनी मॉम के पूछने के कारण रॉक्सी उसको मैरिज में हुई सभी बातें बता रही होती है। तभी अचानक उनके घर में दो लोग घुस जाते हैं और वो सीधे ही रॉक्सी की मॉम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अपनी मॉम को बचाने के लिए रॉक्सी उन दोनों को काफी रोकने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है। मगर वो जैसे ही दोबारा से उन्हीं में से एक आदमी को पकड़ती है तो उसके हाथ से जाने अनजाने वो बिजली की शक्ति निकलना शुरू हो जाती है, जिस कारण उस आदमी को थोड़ा सा करंट लगता है और उसकी हालत बुरी हो जाती है। मगर ये देखकर वो दूसरा आदमी रॉक्सी को पंच मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अब टुंडे उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर इस समय वो मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर लड़कियां अपनी ब्लैक मैजिक पावर जगाती है और जब वो उस जगह पर चोरी छुप अंदर घुसता है अपना कैमरा ऑन कर तो वो देखता है कि यहाँ पर लड़कियों के हाथों से बिजली निकल रही है और ये किसी एक के साथ नहीं कईयों के साथ हो रहा है। और उसकी दोस्त वहाँ पर इस सबको रिकॉर्ड कर रही है। अगर जैसे ही अंडूडी उसको देखती है तो वो उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है कि उसने तो यहाँ पर आने से मना कर दिया था और अब उसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसी टाइम वहाँ मौजूद लड़कियों में से एक लड़की टुंडे को देख लेती है और वो बवाल करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उन लोगों को धोखा देकर रिकॉर्ड कर रहा है और वो उस पर काफी गुस्सा होना शुरू हो जाती है। लेकिन अंडूडे उन सबको काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ है, मगर वो लड़कियां काफी गुस्सा होती हैं, जिस कारण से उन्हीं में से एक लड़की गुस्सा होकर हाथों से बिजली निकाल देती और वो बिजली सीधा जाकर अंडूडे के फेस के ऊपर लगता है। अब उसको जमीन पर गिरता देख वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां डरकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी कुछ समय बाद होश में आती है और वो होश में आते ही देखती है कि उसकी मॉम उसके पास में पड़ी है, मगर अब वो जिंदा नहीं है। उन दोनों लोगों ने मिलकर उसकी मॉम को जान से मार दिया है। दूसरी तरफ एली अभी भी उस आवाज की सुनकर आगे बढ़ती जा रही है, मगर उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ वो रह सके, क्योंकि वो आवाज उसको किसी स्पेशल जगह पर पहुँचाना चाहती है और वो आवाज उसे बार बार यही बोलती है उसकी एक मंजिल है और वहाँ पर पहुँचते ही उसको संकेत मिल जाएंगे और तब तक उस आगे चलते रहना होगा। लेकिन थोड़ा और चलने के बाद एली एक म्यूजियम तक पहुंच जाती है जहां अंदर जाने पर वो इलेक्ट्रिक वेल देखती है जो सेम टू सेम उसी की तरह है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेल भी अपने शरीर से बिजली निकाल सकती है। अब वो उसके अंदर की आवाज उसे बताती है कि जो शक्ति उसको अभी अभी मिली है वो शक्ति प्रकृति में हजारों सालों से है और ये इलेक्ट्रिक वेल ये काम हमेशा से कर रही है। मगर साथ में एली को ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वेल शिकार का दिमाग भी कंट्रोल कर सकती है अपनी इस पावर से, क्योंकि अगर सही मात्रा में करंट अपने शिकार के शरीर के अंदर डाला जाए तो वो उस पावर से अपने शिकार का माइंड भी कंट्रोल कर सकती है। अब इसी पॉइंट पर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये पावर सिर्फ बिजली की पावर नहीं है, ये पावर काफी खतरनाक होने वाली। लेकिन इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 1 फिनिश हो जाता है। द पावर वेब सीरीज एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था कि किस तरह से एक शक्ति जो कई लड़कियों के अंदर अपने आप पैदा होती जा रही है, जिसमें वो अपने हाथों से बिजली निकाल सकती है। और वैसे ही 3-4 कैरेक्टर हमने फर्स्ट एपिसोड में देखे हैं जिनकी अपनी अलग अलग कहानी चल रही है। तो अब एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है जहाँ पर हम जॉस की मॉम मार्गरेट को देखते हैं जो कि इस शहर की मेयर है और साथ में जॉस के डैड रॉब जो इस शहर के काफी नामी डॉक्टर हैं और इन दोनों का रिलेशन आपस में काफी अच्छा है और ये दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर भी करते हैं। और आज इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है जिसके लिए वो रात का एक प्लान भी बनाते हैं। मगर जिस समय वो दोनों ये सब कर रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि जोर से उनके घर का फायर अलार्म बजने लग गया है और जब वो जल्दी से भागकर बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी जॉस किचन के अंदर है, मगर उनका ओवन जल रहा है जिस कारण से फायर अलार्म जलने लग गया। मगर इन दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक जॉस के मॉम डैड को नहीं पता है कि जॉस अपने हाथों से बिजली निकाल सकती है। शायद इसी कारण से उस ओवन के अंदर आग भी लगी होगी। साथ में जॉस के लिए भी ये सब कुछ नया है और वो भी इस चीज से काफी ज्यादा चौंकी हुई है। अब जॉस की मॉम के पूछने के बाद जॉस उसको कुछ भी खास नहीं बताती है, क्योंकि जॉस को लगता है कि उसकी मॉम उसको उतना टाइम नहीं देती जितना देना चाहिए, जिस कारण से जॉस अपनी मॉम से अंदर ही अंदर काफी गुस्सा रहती है। मगर इसी टाइम जॉस की मॉम मार्गरेट के पास उसके ऑफिस से फोन आ जाता है और उसको अर्जेंट वहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि जॉस की मॉम मार्गरेट इस शहर की मेयर है तो उसके पास काम भी काफी ज्यादा होता है। और जब मार्गरेट ऑफिस पहुँचती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट मार्गरेट को बताती है कि उन लोगों को अपना काम जारी रखने के लिए जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। तो मार्गरेट उसे बताती है कि वो अपने फंड के लिए आज जाकर गवर्नर से मिलेगी और शायद वहाँ पर उनके फंड का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद उसका स्टाफ उसे दूसरी प्रॉब्लम बताता है और वो लोग बताते हैं कि कुछ समय से शहर में कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, जिसमें बेमतलब इलेक्ट्रिक गड़बड़ी होना और शहर की लाइट चले जाना और चीजों का खराब होना ये होता जा रहा है। लेकिन ये सब बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन साथ में जहाँ पर भी कोई दुर्घटना हो रही है वहाँ पर कोई ना कोई टीनएजर लड़की मिलती है। तो मार्गरेट को लगता है कि ये सब नॉर्मल है और उन लोगों को इस इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए किसी एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। दूसरी
तरफ आज जॉस के स्कूल में उन लोगों का एक टेस्ट होने वाला होता है, मगर जॉस अपनी पावर से स्कूल के अलार्म को खराब कर देती है, जिस कारण से वो अलार्म बे टाइम बजना शुरू हो जाता है और सभी लड़कियां पर बिना टेस्ट दिए ही स्कूल से चली जाती हैं। मतलब जॉस अब इस पावर को काफी ज्यादा एंजॉय करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जॉस के डैड रॉब अपने आज के एक पेशेंट से जाकर मिलते हैं, जिसके शरीर के ऊपर काफी ज्यादा अजीब निशान होते हैं, मगर रॉब को भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि इस लड़की की बॉडी पर ये निशान कैसे पड़ रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ में इस तरीके के निशान केवल उसी की बॉडी पर पड़ते हैं जिसको काफी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ, मगर इस लड़की को कोई इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगा है। इसी कारण से रॉब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। असलियत में ये लड़की के साथ भी वही सब हो रहा है जो शहर में मौजूद कई लड़कियों के साथ हो रहा है, मगर अभी तक किसी को भी कुछ भी इस बारे में नहीं पता। इसके बाद हम इस देश के प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम तातियाना होता है, और पास्ट में ले जाकर हमें तातियाना की हिस्ट्री दिखाई जाती है, जिसमें वो एक काफी अच्छी जिमनास्ट थी, मगर किसी कारण से उसने अपना वो जिमनास्ट छोड़ दिया था, और इसके बारे में भी अभी आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ था। दूसरी तरफ टुंडे अब जाकर अपनी उस दोस्त से हॉस्पिटल में मिलता है, जिसको उसी के कारण से हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। अब यहाँ टुंडे जाकर देखता है कि उसकी दोस्त का फेस काफी ज्यादा खराब हो गया है उस इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, और इसी कारण से उसके दोस्त के फैमिली भी उससे काफी ज्यादा परेशान है और दुखी है, और साथ में उसकी वो दोस्त उससे काफी ज्यादा गुस्सा भी है, मगर टुंडे उसको सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एली अभी तक चलती जा रही, और अब एली की हाल इतना ज्यादा बुरा हो गया है कि ना तो उसके पास एक भी पैसा है और साथ में उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तो उसे अब वो सुनाई देने वाली आवाज बोलती है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे छीनना होगा। तो वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर उसको एक टेबल के ऊपर किसी पहले बैठे हुए इंसान का बचा हुआ फूड मिलता है। तो वो चोरी छुपके से उसमें से थोड़ा खा लेती है, और साथ में वो नोटिस करती है कि पहले गए इंसान ने वहाँ पर अपने पैसे भी रखे हैं। वो सोचती है कि तो वो उस पैसों को चुराने के लिए सोचती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है। और साथ में वो देखती है कि अब टीवी पर उसके सौतेले डैड की न्यूज भी आने लगी है, जिनको अभी अभी मार कर वो भागकर यहाँ पर आई है, और साथ में टीवी पर अब उसकी फोटो भी दिखाई जा रही है। तो वो जल्दी से दोबारा से उस रेस्टोरेंट से भी निकल जाती है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी अपने मॉम के मर्डर से काफी ज्यादा दुखी है। वो किसी भी हाल में उन दोनों लोगों से उसका बदला लेना चाहती है, और साथ में अब उसकी भी इलेक्ट्रिक पावर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो रॉक्सी इसीलिए जल्दी से जाकर अपने डैड से मिलती है, और वो सीधा अपने डैड से बोलती है वो उसकी मॉम को मारने वाले लोगों से कब बदला लेंगे। तो उसके डैड उसे बताते हैं पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला है कि वो दोनों लोग उनके घर में केवल लूटपाट के कारण घुसे थे, और गलती से उन लोगों ने उसकी मॉम को मार दिया है। मगर रॉक्सी उसे बोलती है कि उसे इस सबसे कोई मतलब नहीं बनता है। वो चाहती है कि वो जल्दी से उन दोनों को जान से मार दे, लेकिन अब उसके डैड बोलते हैं उन लोगों को पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। अब ये बात सुनकर रॉक्सी अपने डैड को बोलती है वो कब से पुलिस पर भरोसा करने लग गए हैं, क्योंकि रॉक्सी के डैड एक पुराने गैंगस्टर हैं। लेकिन रॉक्सी के डैड उसको समझाते हैं कि उन लोगों को और किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए, और साथ में वो रॉक्सी को भी यही बोलते हैं कि वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाए। मगर रॉक्सी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके अंदर का गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही है। दूसरी तरफ अब एली अपने लिए कुछ पैसों का जुगाड़ करने के लिए अपने साथ लाया वो क्रॉस, जो उसने अपने डैड को मारने के बाद जाते समय उस आवाज के कारण, उस सुनाई देने वाली आवाज के कहने के कारण दीवार पर से उतार लिया था। उस पर लगा एक रूबी निकाल कर एक शॉप में बेच देती है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। और अब हमें समझ में आता है एली को सुनाई देने वाली वो आवाज काफी ज्यादा स्मार्ट है, और उसको आगे का पता है कि क्या होने वाला है। इसी कारण से उसने वहाँ से भागते समय ही वो क्रॉस उठाने के लिए बोल दिया था। मगर उसी के साथ अब वो आवाज एली को उस शॉप ओनर का माइंड कंट्रोल करने के लिए बोलती है, मगर एली अभी ये सब नहीं कर पाती। यहाँ दूसरी तरफ टुंडे अब अपना वो वीडियो जिसमें वो लड़की अपने हाथ से बिजली निकालकर उसकी दोस्त पर अटैक कर देती है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश कर देता है, और वो वीडियो काफी तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ यही वीडियो मार्गेट को उसकी टीम भी दिखाती है, और उनको ये वीडियो देखकर लगता है कि शायद ये सब वीडियो एडिटिंग का कमाल है। और इसी के बाद मार्गेट गवर्नर से अपने फंड के लिए मिलने के लिए निकल जाती है, और जब वो गवर्नर डैनियल से जाकर मिलती है तो गवर्नर उसका फंड उसी टाइम अलॉट कर देता है। मगर साथ में गवर्नर इनडायरेक्टली मार्गेट को ये भी समझा देता है कि वो एक औरत है, तो उसे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मतलब सीधा सीधा वो मार्गेट को ये फील करवाता है कि वो एक औरत है और उसको उसकी लिमिट के अंदर रहना चाहिए। मगर मार्गेट गवर्नर के इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो एक मेयर है और डैनियल एक गवर्नर है। तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, और जब मार्गेट अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि देर रात होने के कारण भी उसका हस्बैंड रॉब अभी तक उसका वेट कर रहा है, क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी है। दूसरी तरफ
तरफ तात्याना जो प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है उससे मिलने उसकी मॉम आती है। अब इसी टाइम हम लोगों को तात्याना की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तात्याना उस समय पे काफी अच्छा जिमनास्ट कर रही, मगर साथ में उसके घर का हाल काफी बुरा था, जिसमें पैसों की कमी होने के इसकी मॉम और डैड का नेचर भी बिल्कुल खराब था और घर का माहौल एकदम टॉक्सिक था, जिस कारण से मजबूर होकर तात्याना को जिमनास्ट छोड़ दिया और उसी के बाद प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड बन गई। मगर अब देखकर लगता है कि उसकी मॉम की हालत आज भी खराब है, तो उसकी मॉम तात्याना से हेल्प मांगती है और वो उसे बताती है कि उसके डैड की मौत के बाद उसका हाल और ज्यादा बुरा हो गया है और अब उसकी एज के कारण वो कमा भी नहीं पा रही है, तो वो तात्याना से कुछ हेल्प मांगती है। मगर यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं कि तात्याना के अंदर आज भी अपनी मॉम को लेकर काफी नफरत है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ अपनी मॉम की वजह से खोया है, तो वो सीधा ही मॉम की मदद करने से सीधा मना कर देती है और अपने गार्ड को बुलाकर उसकी मॉम को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकलवाती है। दूसरी तरफ रॉक्सी भी वो वीडियो देखती है जिसे टुंडे ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इस समय वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई है कि वो दुनिया भर में फैल चुकी है। और जब रॉक्सी वो वीडियो देखती है तो वो ये बात जाकर अपने डैड को बताती है और वो वीडियो दिखाकर अपने डैड को बोलती है कि वो भी ये सब कर सकती है, जिसको प्रूफ करने के लिए रॉक्सी अपने डैड को अपने साथ एक खाली जगह पर लेकर जाती है और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से काफी तेज बिजली निकालती है और वो ये प्रूफ कर देती है कि वो भी ये सब कर सकती है। दूसरी तरफ अब एली इतना ज्यादा चल चुकी है कि उसकी हालत एकदम खराब हो गई है और उसके पैरों और शरीर के ऊपर काफी ज्यादा जख्म भी बन गए हैं। मगर जब वो जमीन पर गिरती है और दोबारा से कोशिश करती है तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब वो अपनी पावर से अपने जख्मों को भी ठीक कर सकती है और साथ में अब एली अपनी पावर को और ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रही है। इसी के साथ अब इस शहर के अंदर एक हवा में उड़ता प्लेन अपने आप ही जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है। जब इस बारे में इस शहर के मेयर मार्गेट को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है, जहाँ पर अब मार्गेट इस शहर की मेयर होने के नाते उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है और यहाँ का नजारा काफी ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है और साथ में कई लोग घायल हैं। मगर वहाँ पर मार्गेट को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि प्लेन क्रैश क्यों हो गया है, क्योंकि टीम उसको बताती है कि प्लेन सेफली लैंड होने से कुछ ही समय पहले क्रैश हो गया है और उन लोगों को प्लेन से कोई ऐसी न्यूज भी नहीं मिली कि प्लेन में कोई गड़बड़ी है। इसी के बाद गवर्नर डैनियल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो आते ही सबसे पहले मार्गेट को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मीडिया आ चुकी है और इस चीज का फायदा केवल गवर्नर उठाना चाहता है, जिस चीज को मार्गेट अच्छी तरह से समझती है मगर वो कुछ नहीं कर पाती है। अब मार्गेट सीधा ही उस हॉस्पिटल निकल जाती है जहाँ पर सभी घायल मरीज हैं। इस प्लेन क्रैश में घायल हुए लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ अब एली चल कर इतना ज्यादा थक जाती है कि वो एक जगह पर गिरकर बेहोश हो जाती है, मगर उसके बेहोश होते ही वहाँ पर एक कार आती है और उसमें से एक इंसान निकलकर एली को उस कार में रखकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टुंडे देखता है कि उसका अपलोड किया हुआ वो वीडियो दुनिया में बुरी तरह से वायरल हो गया है, जिस कारण से उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पास CNN का कॉल आया है। अब CNN की तरफ से टुंडे को बोला जाता है उन लोगों ने भी उसका रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो देखा, तो वो लोग उससे उस वीडियो को खरीदना चाहते हैं और साथ में वो उसको अपने साथ काम करने का ऑफर भी देते हैं। और ये टुंडे के लिए काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि टुंडे शुरू से ही जर्नलिस्ट बनना चाहता है और अब उसके पास खुद CNN ने फोन किया है और उसे जॉब ऑफर करी है। दूसरी तरफ अब जॉस के स्कूल में उनको अनाउंसमेंट किया जाता है कि सभी बच्चे आकर उनकी टीचरों से मिले और यहाँ पर जॉस की टीचर उन सभी बच्चों को बताती है कि उन लोगों के पास गवर्नर ऑफिस से ऑर्डर आए हैं, जो भी चीजें उन लोगों ने वायरल वीडियो में देखी है कि लड़की के हाथ से लड़की के हाथ से बिजली निकल रही है, क्या उसी तरह की कोई चीज कि यहाँ पर मौजूद किसी लड़की के साथ हो रही है, वो उन लोगों को पता लगाना है। और टीचर उन्हें बोलती है कि जिसके साथ भी ये सब हो रहा है वो आराम से बाहर आ जाए, क्योंकि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद करेंगे। अब ये बात सुनकर जॉस और उसकी दोस्त थोड़ा सा घबराती है, लेकिन कोई भी खुद खड़ा होकर ये बात नहीं बताता है। तो टीचर दोबारा से बोलती है कि अगर किसी दोस्त ने अपने दोस्त के साथ ऐसा होता देखा है तो वो सच बता दे। तो ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद कई सारे बच्चे अपने दोस्तों का नाम लेकर ये बात बताते हैं कि उसके हाथ से भी ये सब निकल रहा है, और साथ में जॉस की भी एक दोस्त उसके बारे में टीचर को बता देती कि उसके साथ भी ये हो रहा है। और अब हम देखकर हैरान हो जाते कि इस स्कूल में ही 70% लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, और अगर स्कूल का ये हाल है तो पता नहीं इस दुनिया
दुनिया के अंदर क्या हो रहा हो। अब स्कूल की उन सभी लड़कियों को एक अलग हॉल में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ जब मार्गरेट हॉस्पिटल पहुंचती है तो मार्गरेट को वहाँ पर मौजूद FBI से ये पता चलता है कि एक छोटी लड़की, एक टीन एज लड़की है और शायद उसी के कारण से ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो मार्गरेट उस टीन एज लड़की से जाकर मिलती है, मगर वहाँ पर मार्गरेट देखती है कि उस लड़की से मिलने के लिए उसको पहले एक सेफ्टी सूट पहनाया जाता है और साथ में उस लड़की को इस समय नॉर्मल कमरे में नहीं, एक ऐसे कमरे में रखा गया है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाता है और उस लड़की से उसकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अब एली होश में आती है और वो अपने आप को एक घर के अंदर पाती है जहाँ उसके पास वही औरत आती है जो उसको बचाकर यहाँ पर लेकर आई और अब वो औरत उसे बताती है कि ये इस जगह का नाम सिस्टर ऑफ क्राइस्ट कॉन्वेंट है और इस औरत का नाम सिस्टर मारिया है। और जब सिस्टर मारिया एली से उसका नाम पूछती है तो एली झूठ बोल देती है और वो उसको अपना नाम ईव बता देती है। और इस जगह पर एली की ही जैसी काफी सारी लड़कियां हैं, मतलब जिनका दुनिया में कोई ठिकाना नहीं, और ये लोग यहाँ पर इसी तरह से रहते हैं जिसमें ये लोग जीवन चलाने के लिए साबुन बनाकर मार्केट में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। इससे कॉन्वेंट चलता है। मगर जिस चीज ने सिस्टर मारिया को सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो था वो क्रॉस जो उस एली के पास से मिला। और अब जाकर हमें समझ में आता है कि एली को जो वो आवाज सुनाई देती है वो कितनी पावरफुल है, क्योंकि उसने ही उसको उस घर से, वो उसके मॉम डैड के घर से वो क्रॉस उठाने के लिए बोला था और उसने उसी टाइम बोल दिया था कि ये उसके काम आएगा। और अब जाकर वो क्रॉस उसके पूरी तरह से काम आया है। इसके बाद जब एली अपने रूम से बाहर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि उसी के जैसी काफी सारी लड़कियां हैं वहाँ पर, और वो सभी लड़कियां अपने हाथों से बिजली निकाल सकती हैं। अब ये देखकर एली काफी ज्यादा मायूस होती है, क्योंकि एली को अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये काम केवल वही कर सकती है, मगर ये चीज तो यहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां कर सकती हैं। मगर दोबारा से उसको सुनाई देने वाली आवाज वो बोलती है कि पावर तो इन लड़कियों के पास भी है, मगर वो स्पेशल है। इसी के बाद उस कॉन्वेंट की सबसे सीनियर सिस्टर, जिसका नाम सिस्टर वॉरेनिका होता है, वो वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को वो न्यूज दिखाती है जिसमें बताया जाता है कि ये शक्ति दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रही है और इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो सिस्टर वॉरेनिका अपने इस कॉन्वेंट में मौजूद सभी लड़कियों इस कॉन्वेंट का एक नया रूल बताती है, जिसमें बोलती है कि अब से इस कॉन्वेंट के अंदर कोई भी लड़की अपनी बिजली यूज नहीं कर सकती, और अगर उसने किसी को ये करते देखा तो वो उसको यहाँ से बाहर निकाल देगी। दूसरी तरफ अब मेयर मार्गरेट जाकर उस लड़की से मिलती है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, और वो लड़की मेयर को बताती है कि उसको प्लेन पर चढ़ने से काफी ज्यादा डर लगता था, मगर उन लोगों को कहीं पर जाना था जिस कारण से वो उस प्लेन पर बैठी और उसके डैड ने उसको सोने की दवाई दे दी, जिस कारण से वो प्लेन में सो गई। मगर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अभी तक प्लेन लैंड नहीं हुआ है, जिस कारण से उसका डर दोबारा से बढ़ गया। और ये देखकर प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट उसको संभालने के लिए उसके पास आई, मगर उसका डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पता नहीं उसके शरीर में क्या होने लगा। और जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट ने उसको एक ब्लैंकेट ओढ़ाया तो उसमें अचानक से आग लग गई, जिस कारण से शायद प्लेन क्रैश हो गया। मगर वो लड़की इतनी ज्यादा डरी होती है कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हुआ है। अब मार्गरेट उस लड़की की बात सुनने के बाद सीधा उस फ्लाइट अटेंडेंट के पास चली जाती है और उसको भी इसी तरह से एक स्पेशल रूम के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पर वो फ्लाइट अटेंडेंट को मार्गरेट को सेम वही स्टोरी बताती है, मगर साथ में वो बताती है जब उस लड़की ने उसको टच किया तो उसके शरीर में कुछ होने लगा और उसको गले के नीचे काफी ज्यादा दर्द महसूस हुआ, मगर देखते देखते वो दर्द ठीक हो गया। और अब वो फ्लाइट अटेंडेंट मार्गरेट को अपने हाथों से ही बिजली निकाल के दिखाती है। इसका मतलब ये पावर ये लड़कियां आपस में ट्रांसफर भी कर सकती, और गलती से उस लड़की ने इस फ्लाइट अटेंडेंट ये पावर ट्रांसफर कर दी, मतलब ये पावर आपस में फैल भी रही है, जिस कारण से दुनिया में इतनी तेजी से फैल रही है। और अब ये प्रॉब्लम काफी बड़ी होने वाली है और दुनिया पूरी तरह से चेंज होने वाली है। मगर उसी समय मार्गरेट के पास उसके हस्बैंड रॉब का कॉल आता है और वो जल्दी से उनकी बेटी जोस के स्कूल आने के लिए बोलता है। और जब वो दोनों अपनी बेटी जोस के स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि स्कूल के हॉल में काफी सारी लड़कियों को क्वारंटाइन करके रखा गया है। तो ये देखकर मार्गरेट काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो जल्दी से अपनी बेटी को उस क्वारंटाइन से निकलवाती है, और साथ में वो स्कूल मैनेजमेंट को अपनी पावर की धमकी देते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए बोलती है। इसके बाद जोस अपनी वो पावर अपने मॉम डैड को दिखाती है, जिसमें वो अपने हाथों से एक न्यूज़पेपर जला देती है, जिसे देखकर जोस के मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी के साथ भी ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ अब एली को सिस्टर वॉरेनिका बताती है कि जिस समय उसको इस कॉन्वेंट के अंदर लाया गया था
उसकी हालत काफी बुरी थी। तो अब उसको जाकर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और साथ में उसको एक आईडी भी। अब आईडी का नाम सुनते ही उसको सुनाई देने वाली वो आवाज उसे बोलती है कि उसको आईडी के चक्कर में नहीं फंसना है। मगर सिस्टर वर्निका एली को बताती है कि उसको कुछ ही टाइम बाद कि फ्राइडे नाइट एक काफी बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे वो तूफान खत्म हो जाता है कि जैसे ही तूफान चला जाएगा उसी के बाद उसका चेकअप और आईडी बना दी जाएगी। मगर अब एली प्लान बना लेती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। मगर जिस समय वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रही होती है उसी टाइम सिस्टर मारिया उसके पास आती है और वो उसे बोलती है उसको सिस्टर वर्निका की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एक काफी अच्छी औरत है। और अब वो उसको वर्निका की पूरी स्टोरी बताती है जिसमें वर्निका पहले चर्च में काम करा करती थी। मगर जिस समय देश के अंदर ट्रांसजेंडर का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म था उस समय सिस्टर वर्निका ने ट्रांसजेंडर के लोगों का साथ दिया, जिस कारण से चर्च ने उससे गुस्सा होकर उन्हें बेदखल कर दिया। और उसी के बाद उन लोगों ने चर्च से बेदखल होने के बाद ये कॉन्वेंट बनाया और तब से वो लोग यहाँ पर रह रही है। साथ में सिस्टर मारिया भी एक ट्रांसजेंडर कारण से सिस्टर मैरी सिस्टर वर्निका की काफी ज्यादा इज्जत करती है। तो मैरी के कहने पर एली वहाँ से जाने का प्लान दोबारा से कैंसिल कर देती है और साथ में एली को सुनाई देने वाली वो आवाज उसे बोलती है कि यही वो जगह है जहाँ तक उसको पहुँचना था और ये सही जगह है। दूसरी तरफ अब जब से जॉस के मॉम डैड को ये पता चला है कि उसके हाथों से बिजली निकल रही, तब से ही वो उसको लेकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं और चिंतित हैं। मगर इसी बीच जॉस और उसके भाई टीवी रिमोट को लेकर थोड़ी सी खींचातानी हो जाती है, जिसमें जॉस के थोड़ा गुस्सा होने के कारण अचानक ही उसके हाथों से बिजली निकल जाती है जो जाकर सीधा उसके भाई के फेस पर लगती है, जिससे उसके भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर ये सब जॉस ने जानबूझकर नहीं किया होता है क्योंकि उसे अभी खुद नहीं पता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तो वो जल्दी से उसके भाई को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अब टुंडे पूरी तरह से प्लान बना लेता है कि वो जब वो अपने डैड के बिजनेस को छोड़ CNN की जॉब ज्वाइन करने जा रहा है क्योंकि वो जिंदगी में यही करना चाहता है ना कि। तो वो अपने भाई को चुपचाप CNN की जॉब ज्वाइन करने के लिए यहाँ से चला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में जॉस के भाई की हालत अब ठीक है, मगर उन्हें पता चलता है कि उस बिजली के कारण जो निशान उसके भाई के चेहरे पर रहेगा उसको उन्हें सर्जरी से ही ठीक करवाना होगा। मगर उसकी आंख बच गई है। अब जॉस की मॉम मार्गेट जॉस के पास जाती है और वो उसे समझाती है कि वो समझती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। अब इस बात से काफी समय बाद जॉस और उसकी मॉम एक दूसरे से बात करती अच्छी तरह से। मगर इसी टाइम जॉस के डैड रॉब पता लगाने की असलियत में इनकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, वो अपनी बेटी जॉस एक स्कैनिंग मशीन के अंदर डालकर उसकी बॉडी को स्कैन करने की कोशिश करते हैं और उसके रिजल्ट से उन्हें ये पता चलता है कि जॉस की बॉडी में गले के नीचे ही पार्ट एक नया ऑर्गन बन चुका है जिसका काम केवल बिजली पैदा करना है। इसका मतलब इन सभी लड़कियों की बॉडी में एक नया पार्ट बन गया है जिस कारण से इनकी बॉडी इनके हाथों से ये बिजली निकल रही और किसी को नहीं पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। शायद ये लड़कियां अपनी मर्जी से या इन लड़कियों को सोसाइटी ने इतना ज्यादा दबाया है, उस कारण से ये नया ऑर्गन अपने आप बन गया है। तो मार्गेट को ये बात पता चलने के बाद वो सीधा ही मेयर डैनियल को फोन करती है ये बात बताने के। जब वो ये बात गवर्नर को बताती है कि इन सभी लड़कियों शरीर के अंदर एक नया ऑर्गन बनता जा रहा है जिसमें से बिजली निकल रही, आपस में फैल भी रही और शायद ये चीज 12 से 19 साल की उम्र की लड़कियों के बीच में ही हो रहा है। मगर गवर्नर को ये बात पहले से ही पता होती है। तो गवर्नर मार्गेट को ये बात बोलता है कि उन लोगों को अभी चुप रहना है क्योंकि उनके ऊपर से ऑर्डर नहीं आए हैं और जब वॉशिंगटन DC उन लोगों को ऑर्डर देगा कुछ करने का तब वो लोग कुछ करेंगे या मीडिया में कुछ बोलेंगे। मगर मार्गेट इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इस बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है, वरना दुनिया में इसी तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी और ये लोग अपनी राजनीति के कारण इस चीज को अभी भी छुपाना चाहते हैं। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के सभी बड़े बड़े लीडर टीवी पर आकर इतनी बड़ी बात एक अफवाह बताते हैं कि मतलब ये जो सब कुछ इस समय लड़कियों के साथ हो रहा है ये केवल अफवाह है। और आज इसी के बाद मार्गेट को भी जाकर टीवी पर इस बात की कंफर्मेशन करनी है। और जब मार्गेट मीडिया के सामने जाती है तो इस बार मार्गेट सब कुछ सच सच बोल देती है, जिसमें वो टीवी के ऊपर सबको बताती है कि जो भी सब कुछ लड़कियों के साथ हो रहा है ये सब कुछ असली है और इन सब की बॉडी के अंदर एक नया ऑर्गन बनता जा रहा है जो बिजली पैदा कर रहा है और साथ में 12 से 19 साल की लड़कियों के बीच में ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और अब मार्गेट पूरी दुनिया को वार्न करती है अब ये दुनिया बदलने वाली है। इसी के बाद दोबारा से पूरी दुनिया के लीडर टीवी पर वापस आते हैं और अब वो भी इस बात को कंफर्म कर देते हैं मार्गेट की हिम्मत दिखाने के बाद। मतलब अब ये बात कोई सीक्रेट बात नहीं है, अब पूरी दुनिया के लोगों को पता चल चुकी है कि ऐसा ऐसा लड़कियों के साथ हो रहा है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 3 फिनिश हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है जहां अब टुंडे CNN ज्वाइन करने के बाद अरब के एक देश रियाद नाम के देश जा रहा है क्योंकि असलियत में जब से ये बात कंफर्म हो गई है कि लड़कियों की बॉडी में एक नया ऑर्गन पैदा होता जा रहा है
जिस कारण से उनकी बॉडी से बिजली निकल रही। उसके बाद से सबसे पहले रियाद के इस शहर के अंदर जहाँ टुंडे आया है, यहाँ पर लड़कियों उस शक्ति के ऊपर बैन लगा दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी लड़की उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, और ये बैन गवर्नमेंट की तरफ से लगा है। तो टुंडे यहाँ देखने आया है इस बैन के बाद लड़कियों का क्या रिएक्शन है। दूसरी तरफ एली उस कॉन्वेंट में मौजूद एक मुर्गी पालन की जगह पर जाती है, जहाँ पर उसको सुनाई देने वाली वो आवाज एली को बोलती है वो वहाँ पर मौजूद मुर्गी को अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो एली ऐसा ही करती है, और अब एली अपनी पावर की मदद से उस मुर्गी का दिमाग कंट्रोल करती है, जिसमें वो अपनी मर्जी से मुर्गी को चलाना शुरू कर देती है और उसको दाना चुगने पर मजबूर करती है। मगर पावर अच्छी तरह से ना यूज करने के कारण कुछ ही देर में मुर्गी की जान चली जाती है। और जिस समय एली ये सब कर रही होती है तो पीछे से ही सिस्टर वोर्निका उसको ये सब करता देख लेती है, क्योंकि सिस्टर वोर्निका ने पहले ही ये नियम लागू कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी अपनी पावर यूज नहीं करेगा। दूसरी तरफ रॉक्सी को उसके डैड अपने साथ एक जगह ले जाते हैं, जहाँ पर रॉक्सी को दिखाते हैं एक आदमी की बॉडी, और वो रॉक्सी को बताते हैं कि ये उसी आदमी की बॉडी है जिसने उसकी मॉम को मारा था, मतलब उसकी वाइफ को मारा था। लेकिन रॉक्सी बोलती है कि ये उन दोनों में से एक है और एक अभी भी जिंदा है, जिसको उसने इलेक्ट्रिक शॉक दिया था और उसने अच्छी तरह से उसकी शक्ल भी देखी थी। लेकिन अब रॉक्सी के डैड उसे समझाते हैं कि उसने एक इंसान को मार दिया है और अब उसको ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मगर रॉक्सी साफ साफ बोलती है उन्हें उस एक बचे हुए आदमी को भी मारना होगा, क्योंकि उसकी मॉम को इन दोनों ने ही मिलकर मारा है। मगर रॉक्सी के डैड शायद खुद को ज्यादा लफड़े में नहीं फंसवाना चाहते, जिस कारण से वो और ज्यादा अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहते। वो रॉक्सी को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, मगर रॉक्सी इस सब से काफी गुस्सा होती है। उसके डैड उस दूसरे आदमी को कैसे छोड़ सकते हैं, और उसकी मॉम को मारने वाला दूसरा आदमी अभी भी जिंदा है। यहाँ अरब टुंडे स्टूडेंट वीजा लेकर पहुंच जाता है और वो अपने इस काम के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है, जिसमें उसे फीडबैक लेना है उस नए नियम के बाद, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद कोई भी लड़की अपनी पावर यूज नहीं कर सकती। यहाँ का माहौल कैसा है। मगर इसी शहर में उसी टाइम एक दुर्घटना हो जाती है, जिसमें एक लड़की चुपचाप साइड में बैठ अपने हाथों से निकलने वाली उस पावर से खेल रही होती है। लेकिन उस लड़की को ये करते हुए कुछ लड़के देख लेते हैं, और उन्हीं में से एक लड़का उस लड़की को काफी बुरी तरह से पीटता है, जिसमें वो एक डंडे से उस पर कई वार करता है, जिससे उस लड़की की हालत काफी बुरी हो जाती है। और इसी के बाद उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर कई सारी औरतें आ जाती है, और वो एकजुट होकर उस लड़की को जिस पर अटैक हुआ है उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। मगर उसी टाइम वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन सभी लड़कियों की भीड़ देखकर उन पर अटैक करना शुरू करता है। मगर अब उन्हीं लड़कियों की भीड़ में से एक छोटी बच्ची उस पुलिस ऑफिसर को अपने हाथ से शॉक दे देती है, जिससे वो पुलिस डरकर वहाँ से भाग जाती है। और अब इस चीज के बाद ये सभी लड़कियां और ज्यादा खुल जाती हैं, और अब वो इस कानून के खिलाफ चली जाती हैं, जिसमें उन्हें अपने उस शक्ति को यूज नहीं करना है। और ये सभी चीजें टुंडे अपने कैमरा की मदद से रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पर शायद एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है। दूसरी तरफ सिस्टर वोर्निका सिस्टर मैरी ये बात बताती है कि उसके मना करने के बाद भी ली ने अपनी पावर से एक मुर्गी को मार दिया, और उसे लगता है कि उन लोगों को इस लड़की को यहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये लड़की उसे खतरनाक लगती है। और साथ में उसको लगता है कि ये लड़की उन लोगों से काफी कुछ छुपा रही है, और अगर उन लोगों ने उसको यहाँ से नहीं निकाला तो पक्का वो काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगी। लेकिन मैरी को ऐसा कुछ नहीं लगता है, और वो सिस्टर वोर्निका को समझाती है। उसको लगता है कि वो लड़की काफी अच्छी लड़की है और साथ में काफी भरोसेमंद भी। लेकिन वोर्निका मैरी को साफ साफ बोल देती है कि तूफान जाने के बाद वो इस लड़की को यहाँ से निकाल देगी। और जिस समय वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर छुपके से ये सारी बातें एली भी सुन लेती है, और उसे समझ में आ जाता है कि उसको ये लोग फ्राइडे नाइट तूफान जाने के बाद सिस्टर वोर्निका यहाँ से निकाल देगी। दूसरी तरफ रॉक्सी को लेकर उसके सभी सौतेले भाई एक क्लब जाते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पर वो काफी सारी ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं। दूसरी तरफ अब अरब के उस शहर में हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, जहाँ पर काफी सारी लड़कियां एक साथ मिल चुकी हैं और एक पूरा मोर्चा बना लिया है, जिसमें वो गवर्नमेंट के इस रूल के एकदम खिलाफ हो गई। अब वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज कर रही हैं, एक साथ मिलकर, और साथ में अपने ही जैसी सभी औरतों को एक साथ जोड़ती जा रही हैं और अपनी भीड़ बढ़ाती जा रही हैं। और इसमें उनको बीच में रोकने वाले सभी लोगों को वो अच्छा सबक सिखाती जा रही हैं। टुंडे भी उन्हीं के साथ ये सब कुछ रिकॉर्ड करता जा रहा है। और इसी तरह जब वो सभी लड़कियां एक होटल के अंदर घुस जाती हैं, तो वहाँ पर पुलिस उस होटल को बचाने के लिए उनमें से एक लड़की पर गोली चला देता है, और उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे वो लड़कियां इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उस पुलिस वाले को पकड़कर उस पुलिस ऑफिसर को अपनी इलेक्ट्रिक पावर से ही जान से मार देती है। मतलब अभी एक नॉर्मल मोर्चा नहीं रहा, अब ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है और इसका हाल बदलने वाला है। इसी पॉइंट पर टुंडे से वहीं पर मौजूद एक लड़की मिलती है जिसका नाम नूरा होता है, और वो टुंडे को सलाह देती है कि उसको जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का हाल
बुरा होने वाला है। लेकिन जब तक वो यहाँ पर है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है तब तक वो उसे सलाह देती है कि वो उसी के साथ रहे। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर रॉक्सी को दोबारा से अपनी मॉम याद आने लगती है और वो परेशान हो जाती है। तो उसको परेशान देखकर नॉर्मल करने के लिए उसका ही एक भाई उसको जल्दी से ड्रग दे देता है और अब रॉक्सी काफी ज्यादा ड्रग ले लेती है, जिसके बाद वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और वो दोबारा से पार्टी में जाकर एंजॉय करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कॉन्वेंट के अंदर वहाँ मौजूद कुछ लड़कियों को एक काफी ज्यादा घायल रॉक्सी पड़ा हुआ मिलता है, तो वो उसको बचाने के लिए कॉन्वेंट के अंदर ले आती है, पर उनकी कोशिश के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाती। और जब ये सब एली देखती है तो उसे सुनाई देने वाली वो आवाज उसे बोलती है उसके पास खुद को प्रूव करने का ये अच्छा मौका है। तो एली अब उस पक्षी को अपने हाथ में उठाकर उसे अपने माइंड और अपनी शक्ति की मदद से हल्का सा करंट देती है, जिस कारण से उस पक्षी की धड़कनें दोबारा चालू हो जाती हैं और वो पक्षी दोबारा जिंदा हो जाता है। अब ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां एली को काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अब अरब के उस शहर में ये लड़कियां संख्या में काफी ज्यादा एकजुट हो चुकी हैं और वो सब इस चीज से काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब जाकर उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि वो आजाद हैं और उनको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। मगर इसी के साथ दूसरी तरफ कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी इस पावर से अपना बदला ले रही हैं। और ऐसी एक लड़की जो थोड़ी सी दूरी पर है एक आर्मी के सोल्जर को अपनी इस पावर से काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। तो जब ये सब टुंडे देखता है तो वो उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर टुंडे की ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो टुंडे को ही शॉक देना शुरू कर देती है, जिसके बाद कई सारी लड़कियां मिलकर टुंडे को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। मगर ये देखकर वो नूरा नाम की लड़की जल्दी से टुंडे के पास पहुंचती है और वो किसी तरह से उन लड़कियों से टुंडे को बचा लेती है और वो उसे अपने साथ लेकर निकल जाती है। और अब वो टुंडे को समझाती है कि उसका काम केवल रिकॉर्ड करना है, ना कि इन लोगों के बीच में पड़ना, और अगर उसे आने में थोड़ी सी देरी हो जाती तो वो उसको शॉक दे देकर ही जान से मार देती। मगर अब नूरा उसे साफ बोलती है कि उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना कुछ ही टाइम बाद यहाँ के माहौल इतने खराब होने वाले हैं कि शायद वो इस देश को छोड़कर भी ना जा पाए। दूसरी तरफ कॉन्वेंट के अंदर एली अपने साथ मौजूद उन सभी लड़कियों को ये समझाने की कोशिश करती है उन लोगों को ये पावर बेकार में ही नहीं मिली है, शायद वो सभी स्पेशल हैं और उनको कुछ स्पेशल करने के लिए ही ये पावर मिली है। तो उन लोगों को इस पावर को अभिशाप नहीं समझना चाहिए, उन लोगों को इस पावर का पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अब उन लोगों का राज करने का टाइम आ गया है। फ्राइडे रात आ जाती है जिस दिन तूफान आने वाला है। तो सभी लड़कियां और सभी सिस्टर्स कॉन्वेंट के एक सेफ रूम में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ तूफान आने वाला है। लेकिन यहाँ पर उन्हीं में मौजूद एक लड़की को दौरे आना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तो एली दोबारा से उस लड़की को ठीक करने के लिए अपनी पावर यूज करती है। फिर सिस्टर वर्निका पहले तो उसे अपनी पावर यूज करने के लिए मना करती है, मगर इस बार एली उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी पावर यूज करती है और वो थोड़ा सा शॉक और अपने मन की शक्ति से उस लड़की की प्रॉब्लम को ठीक कर देती है, जिसे देखकर अब सभी सिस्टर और बाकी की लड़कियां पूरी तरह से एली के दम को समझ, क्योंकि इन सबके पास पावर है, मगर एली जिस तरह से अपनी पावर कंट्रोल कर सकती है वैसा कोई नहीं। दूसरी तरफ क्लब के अंदर रॉक्सी को अपने भाइयों से पता चलता है, उन लोगों को पता है कि उसकी मॉम को जिन दो लोगों ने मारा था उनमें से एक बच्चा जिंदा आदमी कौन है। और जब एली को ये पता चलता है कि उसका एड्रेस क्या है, तो एली सीधा ही उसको मारने के लिए कार से निकलने लगती है। तो ना चाहते हुए उसके भाइयों को उसके साथ निकलना, उसी के साथ उसकी कार में जाना पड़ता है। और इस समय ये सभी काफी ज्यादा नशे में है। तो कुछ ही टाइम बाद रॉक्सी अपने भाइयों के साथ उस आदमी के घर तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो आदमी रहता है जिसने उसकी मॉम को मारा है। तो वो उस आदमी को देखते ही उस आदमी को अपने हाथों से शॉक देना शुरू कर देती है, मगर वो आदमी मरने से पहले रॉक्सी को बताने की कोशिश करता है कि वो आदमी नहीं है और उसने उसकी मॉम को नहीं मारा है। मगर रॉक्सी ने इसको अपनी आंखों से देखा था, तो वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो उसे जान से मार देती है। मगर ऐसा होते ही उस आदमी के कुछ लोग उसके घर से उन पर फायर करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से रॉक्सी और उसके भाई जल्दी से अपनी कार में बैठ से भागने लगते हैं। मगर एक गोली सीधा रॉक्सी के उन्हीं तीनों भाइयों में से एक के लग जाती है और वो गोली लगते ही कार के अंदर ही अपना दम तोड़ देती। दूसरी तरफ कॉन्वेंट के अंदर तूफान जाने के बाद सिस्टर वर्निका एली को सीधा ही वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो अब एली भी वहाँ से निकल जाती है, मगर अब एली के साथ उस कॉन्वेंट में मौजूद कई सारी लड़कियाँ उसके साथ हो लेती हैं और वो भी एली के साथ उस कॉन्वेंट को छोड़कर वहाँ से निकल जाती हैं। मतलब अब एली के साथ उसी के जैसी कई सारी लड़कियां हैं। हाँ, दूसरी तरफ अब टुंडे नूरा की मदद से देश से निकलने का जुगाड़ कर लेता है, मगर जाने से पहले वो नूरा को बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ यहाँ से जा सकती है। मगर नूरा अब उसे बताती है ये उसका देश है और उसे अपने देश से प्यार है और वो भी चाहती है कि जो बदलाव अब यहाँ पर आने वाले हैं उसमें वो उनका साथ दे। मतलब वो सीधा उसके साथ जाने से मना कर दे। तो टुंडे नूरा की मदद से एक टैक्सी पकड़ता है, जो टैक्सी उसको इस देश के बॉर्डर तक पहुंचा देगी। उसके बाद उसको खुद देखना हो कि वो वहां से कैसे निकलेगा, क्योंकि अब इस देश में काफी कुछ बदल गया है उन लड़कियों की एकता के कारण। तो टुंडे टैक्सी पकड़कर
बॉर्डर के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ रॉक्सी की गलती के कारण उसके एक भाई की जान चली गई है और इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। शुरू होता है जहाँ पर जब से इस शहर के मेयर मार्गरेट ने अपना वो लास्ट इंटरव्यू देकर पूरी दुनिया में ये सच्चाई ला दी कि लड़कियों के अंदर ये पावर असलियत में अपने आप बनती जा रही है, उसी के बाद से मार्गरेट पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गई है और मार्गरेट की पर्सनैलिटी एक फेमिनिस्ट जो लड़कियों के लिए आवाज उठाती है वैसी बन गई। तात्याना की केयर करने वाली उन सभी स्टाफ्स को निकाल दिया जाता है जिन सभी के पास इलेक्ट्रिक पावर आ गई है और साथ में अब इस देश का हाल ये हो चुका है कि इसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन हो गई और साथ में सभी बैंक्स काफी समय से बंद भी हैं, जिस कारण से शहर के लोगों पर काफी बुरा असर पड़ता जा रहा है। और जब आर्मी जनरल ये सारी बातें राष्ट्रपति को बताता है और साथ में अब आर्मी जनरल राष्ट्रपति को ये भी बताता है कि उसके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं कि वो ये सब होने के बाद भी कोई अच्छा एक्शन नहीं ले रहा है। तात्याना को ये सब साफ दिख रहा होता है कि देश के हाल और ज्यादा बुरे होने वाले हैं, मगर राष्ट्रपति को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। वो अभी भी इन सभी बातों को एकदम लाइटली ले रहा है और एक लड़की होने के कारण तात्याना कुछ भी नहीं कर पा रही है और जनरल भी राष्ट्रपति को ये बात इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करता है कि देश में काफी कुछ बुरा होने वाला है इस पावर के कारण। इसी के बाद हम काफी सारी लड़कियां देखते हैं। असलियत में ये सभी वो लड़कियां हैं जिनको यहाँ पर जबरदस्ती पकड़कर लाया गया है और यहाँ पर इन सभी से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जा रहा है और वो सब इनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। जहाँ पर और इस जगह से ये चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इस जगह को काफी सारे खतरनाक लोगों ने कवर कर रखा है और आज भी यहाँ पर ये सभी लोग 2 यंग लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं इसी काम के लिए और इन सभी लड़कियों का काफी समय से बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं रहा है, जिस कारण से इन सभी लड़कियों में से किसी के भी पास वो वाली इलेक्ट्रिक पावर नहीं है और आज भी ये सभी लोग 2 यंग लड़कियों को किडनैप कर इसी धंधे के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं और इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा यंग लड़की होती है उसे खरीदने वाला क्लाइंट जब उसे देखता है तो वो उस जगह के लीडर को ये बात समझाता है इस समय बाहर यंग लड़कियों के अंदर ये इलेक्ट्रिक पावर आती जा रही है और अब वो इसी डर से वो इस लड़की को नहीं खरीदना चाहता है, जिस कारण से वो लोग उस यंग लड़की को सीधा ही गोली मारकर खत्म कर देते हैं। और इस जगह पर इन सभी लड़कियों के बीच एक प्रेग्नेंट लड़की होती है जिसका नाम जोया होता है और मैं आपको अभी बता दूं ये जोया और कोई नहीं तात्याना की छोटी सिस्टर है और ये यहाँ तक कैसे पहुँच गई इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और इसी के बाद हमें वेब सीरीज में पास्ट में ले जाकर तात्याना और जोया को एक साथ दिखाया जाता है, जिस समय ये दोनों अपने मॉम डैड के साथ रहा करती थी और उस समय तात्याना जिमनास्ट करा करती थी और वो उस टाइम एक नेशनल चैंपियन थी जो कुछ ही टाइम बाद ओलंपिक भी खेलने वाली थी और इसी कारण से इस समय तात्याना के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था अपनी ट्रेनिंग और साथ में अच्छा परफॉर्म करने का और इन दोनों बहनों का रिलेशन भी आपस में काफी अच्छा था और तात्याना अपनी ओलंपिक परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही होती है, लेकिन पता नहीं किस कारण से तात्याना इस समय कुछ खास फोकस नहीं कर पा रही होती अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। और इसी टाइम पर वो राष्ट्रपति जिसकी वाइफ प्रेजेंट टाइम वाइफ बन चुकी है वो तात्याना और उसी के जैसे सभी खिलाड़ियों को देखने आता है जो उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर था और वो तात्याना को देखते ही पसंद करना शुरू कर देता है और वो इस बारे में सबसे पहले तात्याना के डैड को बताता है और तात्याना के डैड भी इसके लिए राजी हो जाते हैं, जिसके तुरंत ही बाद वो मिनिस्टर तात्याना से सीधा ही डेट पर चलने के लिए बोल देता है और तात्याना के ना चाहते हुए भी तात्याना के डैड के फोर्स करने के कारण उसको उसके साथ डेट पर जाना पड़ता है। अब डेट के अगले ही दिन जब तात्याना दोबारा से अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर जाती है तो आज तात्याना के कोच उसको ट्रेनिंग देने से मना कर देते हैं क्योंकि अब उसके कोच और तात्याना को अब अपने कोच से ये पता चलता है कि वो मिनिस्टर ये नहीं चाहते हैं कि उसकी होने वाली वाइफ अब ये सब करे, जिस कारण से उसने साफ साफ ऑर्डर दे दिए कि अब से वो ट्रेनिंग नहीं करेगी और ना उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इस बात से तात्याना काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज में लगा दी है और वो इस चीज के लिए सबसे अच्छी खिलाड़ी भी है अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए। तो तात्याना अब सीधा ही अपने घर जाकर अपनी मॉम ये बात समझाने की कोशिश करती है कि वो स्पोर्ट नहीं छोड़ना चाहती और साथ में वो उस मिनिस्टर से भी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी बात नहीं सुनती है क्योंकि उसकी मॉम चाहती है कि वो मिनिस्टर से शादी करकर काफी अमीर इंसान बन जाएगी और वो ऐसा कर उनकी भी हेल्प कर सकती है और वो किसी भी हाल तात्याना की शादी उस मिनिस्टर से करवा कर ही रहेगी। तो अब इस बात से गुस्सा होकर तात्याना सीधा ही अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है और वो तुरंत ही बैग पैक कर अपने घर से बाहर अपने घर से जाने का प्लान बना लेती है। अब जिस समय तात्याना अपना घर छोड़कर जा रही होती उस समय उसकी छोटी बहन जोया काफी ज्यादा परेशान होती है।
उसके घर छोड़ के जाने के कारण। और साथ में वो तातियाना को ये भी बोलती है कि वो उसको भी अपने साथ ले जाए। मगर तातियाना के हाल उस टाइम कुछ खास नहीं होते हैं, तो वो अपनी बहन को इग्नोर कर वहाँ से चुपचाप अकेले ही चली जाती है अपना घर छोड़कर। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ अब तातियाना अब उस मिनिस्टर की वाइफ बन चुकी है और वो मिनिस्टर अब इस देश का राष्ट्रपति बन चुका है। और आज उस राष्ट्रपति ने अपने घर पर अपने देश के कुछ साइंटिस्ट को बुलाया होता है, और उनको बुलाने का कारण तातियाना को पता चलता है। ये साइंटिस्ट कुछ लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर ये पता लगाए कि लड़कियों के अंदर ये पावर किस कारण से बन रही है, और साथ में वो लोग इसे रोकने का तरीका भी पता लगाए। और ऐसा करने के लिए इन लोगों ने कुछ लड़कियों को जबरदस्ती उठा लिया है, जिस पर ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। मगर तातियाना ये सब सुनकर कुछ खास खुश नहीं लगती है, क्योंकि शायद अंदर ही अंदर तातियाना भी इस पावर के सपोर्ट में है। दूसरी तरफ अब टुंडे एक काफी बड़ा जर्नलिस्ट बन गया है, जिस कारण से वो आज मेयर मार्गेट का इंटरव्यू लेने आता है, क्योंकि इस समय मार्गेट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखी है, जो इस पावर को अच्छी तरह से सपोर्ट करती है। और टुंडे मर्द होने के बावजूद इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और इंटरव्यू के दौरान टुंडे अच्छी तरह से समझ जाता है कि मार्गेट इस पावर को पूरी तरह से फेवर करती है, और इस पावर से लड़कियों को एक नई आजादी मिलेगी, ये मानना भी मार्गेट का है। और साथ में मार्गेट को भी टुंडे की बातों से साफ समझ में आ जाता है कि टुंडे भी इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और जिस नजर से वो इस पावर को देखती है, उसी नजर से टुंडे भी इस पावर को देख रहा है। मगर इंटरव्यू खत्म होने के बाद मार्गेट की पीए उसे समझाती है कि उसे इंटरव्यू में इतना ज्यादा खुलकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस कारण से उसके काफी ज्यादा दुश्मन बनते जा रहे हैं, और उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा खतरे में है इस टाइम। और इसी का एग्जाम्पल देते हुए मार्गेट को उसकी पीए बताती है कि एक यूट्यूबर है जिसका नाम अर्बन डॉग्स है, और उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिसका माइंड सेट लड़कियों को दबाने वाला है। और वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब से लड़कियों के पास ये पावर, और जब से मार्गेट ने वो इंटरव्यू दिया है, तब से वो अर्बन डॉग्स मार्गेट के पीछे पड़ चुका है। और उस मार्गेट और उस अर्बन डॉग्स के फॉलोअर उसी की तरह एकदम खतरनाक है, जिसको लेकर उसकी पी मार्गेट को चौकन्ना रहने के लिए बोलती है। मगर इसी के बाद हम देखी मार्गेट के घर में उसका बेटा, जिसका नाम मैडी है, उसने भी अब अर्बन डॉग्स की वीडियो देखना शुरू कर दी है, जिस कारण से अब उसका माइंड वॉश होना शुरू हो गया है, और वो अब पूरी तरह से इस अर्बन डॉग्स का फॉलोअर बन गया है। और उसका भी मानना अब यही है कि मर्दों की वैल्यू अब सोसाइटी में कम होते जा रही है, जब से लड़कियों के पास ये पावर आई है, और उन लोगों को कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा। दूसरी तरफ आज राष्ट्रपति को वो सभी साइंटिस्ट मिलकर अपनी एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें वो कुछ लड़कियों की जबरदस्ती पकड़कर उनको मारकर उनकी बॉडी में से वो ऑर्गन बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रिक पावर आ रही है। और उसके ऊपर एक काफी ब्रीफ रिपोर्ट भी बनाते हैं। और जिस समय राष्ट्रपति को ये सब दिखाया जा रहा होता है, तो तातियाना भी ये सब देखती है। और नॉर्मली तातियाना इस सब से भी खुश नहीं होती है, मगर वो दोबारा से कुछ नहीं कर पाती है। अब ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये सभी रिपोर्ट्स दुनिया के कई देशों की गवर्नमेंट के पास सेंड कर दी जाती है, और साथ में कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास भी ये रिपोर्ट भेजी जाती है। और रॉब भी उन्हीं डॉक्टरों में से एक होता है जिसके पास गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आ जाती है। और रॉब जब ये सब देखता है कि लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर उनके शरीर से ये ऑर्गन निकाला जा रहा है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, वो इस चीज से खुश नहीं होता है। मगर रॉब को बताया जाता है कि उन लोगों के पास ये रिपोर्ट इसलिए भेजी गई है ताकि वो लोग किसी तरह का केमिकल या दवाई बना सके, जिससे लड़कियों की ये पावर कंट्रोल या खत्म करी जा सके, उनमें पैदा होने से पहले ही उसको रोका जा सके। मगर रॉब इस सबके एकदम अगेंस्ट होता है कि उन लोगों को जबरदस्ती किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं बनानी चाहिए, और लड़कियों के खिलाफ ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मगर रॉब को ये बात समझाई जाती है कि सभी लड़कियां अपने शरीर के अंदर ये पावर नहीं चाहती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं और अपने शरीर के अंदर ये पावर नहीं चाहती, और उसको दवाई बनाने में इसलिए मदद करनी चाहिए कि जो भी लड़कियां अपने शरीर के अंदर ये पावर नहीं चाहती वो उनकी मदद कर सके। तो अब रॉब घर जाकर ये सारी बातें अपनी वाइफ मार्गेट को बताता है। तरह से उसके पास गवर्नमेंट ने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की फाइल भेजी, और उसको बोला जा रहा है कि वो भी इस चीज को रोकने के लिए दवाई बनाने में मदद करे। मगर मार्गेट को इस फाइल के बारे में पहले से ही पता होता है, क्योंकि वो इस शहर की मेयर है और वो गवर्नमेंट के अंदर ही है। लेकिन मार्गेट को इतना रिलैक्स देखकर रॉब काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि मार्गेट को भी लगता है अगर कोई लड़की अपने शरीर के अंदर ये पावर नहीं चाहती तो इसकी उसको आजादी है कि वो अपनी बॉडी से वो पावर निकाल सके। मगर रॉब को ऐसा नहीं लगता है। रॉब को साफ साफ लग रहा है गवर्नमेंट की एक चाल लग रही है कि अगर गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई दवा आ गई तो वो जरूर इसका मिस यूज करेंगी, और वो इससे लड़कियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। मगर इसी के बाद रॉब और मार्गेट दोनों एक पार्टी में निकल जाते हैं। यहाँ पार्टी में रॉब अकेले में आकर अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त डेक को फोन कर, और रॉब अब अपने उस दोस्त डेक इस बारे में बताता है कि उसके पास एक गवर्नमेंट की एक्सपेरिमेंट फाइल है जो काफी ज्यादा सीक्रेट है, और ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट लड़कियों को मार कर उनके ऊपर की। असलियत में रॉब इस टाइम गवर्नमेंट को किसी भी तरह से ये करने से रोकना चाहता है, तो वो अपने उस डेक दोस्त को वो सभी सीक्रेट फाइल सेंड कर देता है वायरल करने के लिए। और इसी पार्टी के अंदर मार्गेट से मिलने दोबारा से गवर्नर डैनियल भी आता है, और डैनियल की बातों से साफ पता चलता है कि वो मार्गेट
मार्केट के पॉपुलर होने से काफी ज्यादा अंदर ही अंदर चिढ़ रहा है और इस समय वो अपनी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा मार्केट को मान रहा है, जिसके लिए वो मार्केट को वार्न भी करता है कि अगर उसने उसकी कुर्सी के ऊपर नजर डालने की कोशिश करी तो वो उसके लिए काफी बुरा होगा। मगर इसके उलट डैनियल लोगों के आगे इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो भी इस पावर का सपोर्टर है। और अब पार्टी खत्म होने से पहले रॉब का वो दोस्त डैक कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी दुनिया में वो फाइल वायरल करके रख देता है और अब सभी के पास वो फाइल्स पहुंच जाती है, जिससे गवर्नमेंट के अंदर हड़कंप मच जाती है। मगर मार्केट को ये बात समझ में आ जाती है कि ये काम किसी और ने नहीं, उसी के हस्बैंड रॉब ने किया है। और अब मार्केट रॉब घर लाकर ये बात समझाने की कोशिश करती कि उसने ये बहुत गलत काम किया है, क्योंकि इस चीज से उसके ऊपर केस बनेंगे वो अलग, साथ में उसकी कुर्सी भी छीन सकती है। मगर रॉब को इस चीज में कुछ भी गलत नहीं लगता है और वो अपनी तरफ से एकदम क्लियर है कि उसने जो भी किया एकदम सही किया है। और उसको अपने दोस्त रॉब के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो फंसने पर भी उसका नाम किसी को नहीं बताएगा। और इसी बात को लेकर उन दोनों में आज बहस हो जाती है और इनडायरेक्टली बोले तो एक प्यारी सी लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ तातियाना अब ये पावर खुद भी किसी भी कीमत पर चाहती है और इसी तरह तातियाना को उसी की केयर में लगी एक औरत मिल जाती है जिसके अंदर ये पावर होती है, मगर उसने ये बात छुपा रखी होती है। अब वो उसको धमकी देते हुए ये पावर उसमें ट्रांसफर करने के लिए बोलती है और वो औरत भी डरते हुए तातियाना के गले, तातियाना के चेस्ट पर हाथ रख उसे पावर दे देती है। इसका मतलब तातियाना के अंदर भी अब ये इलेक्ट्रिक पावर आ गई, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ जोया उन सभी बंदी बनाई गई लड़कियों को ये बात बताती है कि जिस समय वो बाथरूम के अंदर उसने भी टीवी की आवाज से सुना था कि बाहर की दुनिया में इस समय लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रिक पावर आती जा रही है और अगर उन लोगों को यहाँ से निकलना है तो उन लोगों को भी वो पावर अपने अंदर किसी भी तरह से लानी हो। मगर इस समय यहाँ मौजूद किसी भी लड़की के अंदर वो पावर नहीं है। तो जोया उन सबको बताती है कि जो लड़की उनके पास उनका डिनर बाहर से लेकर आती है शायद उसके पास ये पावर है और उन लोगों को ट्राई कर उससे वो पावर लेने की कोशिश करनी चाहिए। और जब वो यंग लड़की उन लोगों के पास उनका डिनर लेकर आती है तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से उस लड़की से वो इलेक्ट्रिक पावर ले लेती है और अब वो एक एक कर वहाँ पर मौजूद सभी बंदी बनाई गई लड़कियों को पावर ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वो उस जगह पर मौजूद सभी गार्ड्स को जिन लोगों ने उनको बंदी बना रखा होता उनको मारते हुए अपने आप को बचाकर उस जगह से भाग जाती है। दूसरी तरफ अब मार्गेट जाकर अपनी बेटी जॉर्ज से मिलती है, क्योंकि इस समय उसके काम के कारण उसके घर के अंदर भी काफी टेंशन होना शुरू हो गई है और इसी के कारण वो अपनी बेटी जॉर्ज से मिलती है और यहाँ वो अपनी बेटी से ये बात पूछती है कि क्या उसको भी ऐसा ही लगता है जो भी उसने किया वो गलत किया। मगर जॉर्ज उसको बताती है कि वो ये जो भी कर रही है असलियत में उसको तो ये भी नहीं पता है कि इस पावर का अपने शरीर के अंदर होना कैसा होता है और पावर के साथ एक औरत अपने आप को कैसा महसूस करती है। तो ये बात सुनकर मार्गेट अपनी बेटी जॉर्ज से पूछती है कि वो ही उसको बताए कि ये पावर होने से वो कैसा फील करती है, जिसके जवाब में जॉर्ज उसे बताती है कि जब से उसके पास ये पावर आई है उसको काफी अच्छा लगता है और साथ में अब उसको अपनी सुरक्षा के लिए किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ती है और अब वो अपनी जिंदगी पहले से 1000 गुना ज्यादा लाइट फील कर जी रही है। और इस तरह का और जिस तरह से इस समय ये लड़कियां फील कर रही हैं उस समय और ऐसा आज से पहले शायद ही कभी लड़कियों ने कभी फील किया होगा। अब मार्गेट जॉस की बातों से इतना ज्यादा इम्प्रेस होती है कि वो सीधा ही जॉस को बोल देती है कि वो भी ये पावर चाहती है और वो सीधा ही जॉस को ये पावर अपने अंदर ट्रांसफर करने के लिए बोलती है, जिसके बाद जॉस अपने दोनों हाथ मार्गेट के कंधों पर रख देती है, जिस कारण से अब मार्गेट के अंदर भी वो पावर ट्रांसफर हो जाती है और अब मार्गेट के अंदर भी ये सारी पावर आ चुकी है। मगर इसी पॉइंट पर यह एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। द पावर वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में एक अर्बन डॉग्स नाम का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दिखाया जाता है जो अपनी वीडियोस को लेकर पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है और ये इंसान अपनी इस सोच के लिए सबसे ज्यादा फेमस है जिसमें ये इस सोसाइटी को, इस दुनिया को, मर्दों को ही सबसे ऊपर रखने की सोच रखता है और ये पूरी तरह से चाहता है कि औरतें हमेशा मर्दों के नीचे ही रहें और मर्दों को ही औरतों को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। मगर जब से लड़कियों के अंदर ये पावर आना शुरू हो गई है तब से ये सब कुछ बदलता जा रहा है, जिस कारण से इस इंसान ने अपनी वीडियोस को और ज्यादा लड़कियों के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया में इसी के जैसी सोच रखने वाले मर्द इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में मेयर मार्गेट का बेटा जिसका नाम मैडी है वो भी काफी समय से अर्बन डॉग्स को फॉलो कर रहा है और उसका भी धीरे धीरे इसकी बातों से माइंड वॉश होता जा रहा है। और ऐसे ही एक नॉर्मल दिन मैडी के डैड रॉब उसको अर्बन डॉग्स की वीडियो देखते हुए देख लेते हैं, जिस चीज से वो काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और वो अपने बेटे मैडी को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी उसका माइंड वॉश करता जा रहा है। और साथ में अर्बन डॉग्स उसकी मॉम के भी खिलाफ काफी बोलता है, मगर अब मैडी को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूरी तरह से अर्बन डॉग्स की बातों से पूरी तरह से एग्री करता है और उसे भी यही लगता
लगता है कि अब लड़कियों के पास जब से ये पावर आई तब से उन लोगों का व्यवहार मर्दों के खिलाफ हो गया है, क्योंकि स्कूल में भी उसके साथ काफी कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसका एक्सपीरियंस ऐसा ही बन गया है। दूसरी तरफ अब मार्गरेट ने भी ये इलेक्ट्रिक पावर अपनी बेटी जॉस से ले ली है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा अंदर से खुश। और जब वो अगले ही दिन अपने ऑफिस पहुंचती तो वहाँ जाते ही अपनी पीए को ये बात बताती है कि अब उसके अंदर भी ये पावर है। जब से ये पावर उसके अंदर आई है तब से वो काफी अच्छा फील कर रही, लेकिन उसकी पीए उसे ये बात समझाती है कि उसको अपनी ये बात छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो उसकी कुर्सी भी उससे छीन सकती है, क्योंकि तब उसके ऊपर ये आरोप लगाए जाएंगे कि वो एक तरफ होके केवल लड़कियों का साथ दे रही है, क्योंकि खुद उसके पास भी ये पावर है, इसलिए वो इस पावर को सपोर्ट कर रही है। और साथ में जब से मार्गरेट ने अपना वो इंटरव्यू दिया है तब से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई है, और इसी कारण अब दुनिया भर में उसके काफी ज्यादा हेटर भी बन चुके हैं। दूसरी तरफ टुंडे दोबारा से अपने देश पहुंच जाता है, जहां वो आज अपने एक कजन भाई की वेडिंग अटेंड करने आया है। मगर जैसे वो यहाँ पहुंचता है तो टुंडे के पास उसका छोटा भाई आकर उसे समझाता कि उसके कजन भाई ने ये शादी करने से मना कर दिया है, जिसके बाद टुंडे भी अपने कजन भाई के पास पहुंचता है। और अब उसे अपने कजन से पता चलता है कि उसके शादी से मना करने का कारण ये है कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उसे अभी अभी पता चला है कि उसके पास भी वो इलेक्ट्रिक पावर है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। और उसे ऐसा डर लग रहा है अगर उसकी वाइफ के पास ये इलेक्ट्रिक पावर हो तो वो फ्यूचर में उसकी बात कभी भी नहीं मानेगी। मगर टुंडे अपने कजन भाई को ये समझाता है कि उसको इस पावर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि टुंडे भी इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और वो भी चाहता है कि लड़कियों के पास ये पावर रहनी चाहिए। और वो अपने कजन भाई को इसके लिए पूरी तरह से एग्री कर देता है कि उसकी होने वाली वाइफ उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। मगर इसी टाइम हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि टुंडे के साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उसका छोटा भाई उसके सामने एक वाइन की बोतल खोलता है तो उसकी आवाज से टुंडे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे इस आवाज ने उसको अंदर से काफी ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ रॉक्सी के कारण उसका एक सौतेला भाई मारा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाकी सभी सौतेले भाई उसके साथ हैं। मगर उन सब की मॉम अब रॉक्सी से पहले से भी ज्यादा नफरत करने लग गई है। इधर रॉस अपने बॉयफ्रेंड रायन के साथ एक प्राइवेट जगह में एक कार के अंदर सेक्स करने की कोशिश करती है, मगर इतना ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण रॉस के हाथों से कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर निकलती है, जिससे रायन काफी ज्यादा डर जाता है और वो ये सेक्स करने से साफ इनकार कर रॉस को अपने से दूर हटा देता है, जिस चीज से रॉस खफा होकर रायन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मार्गरेट के ऑफिस में उसकी काफी सारे मेल लाती है और वो उसको दिखाकर ये बताती है कि ये सभी मेल्स उन लोगों के हैं जो उससे हेट करते हैं, इस कारण से क्योंकि लड़कियों की वो पावर को सपोर्ट कर रही है और इनमें उसको जान से मारने के लिए भी कई सारी धमकियां भेजी गई हैं, जिसके लिए वो पीए उसको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए बोलती है। और उसी टाइम पर वहाँ पर गवर्नर डैनियल भी आ जाते हैं और वो आते मार्गरेट को एक नया रूल बताते हैं, जिसमें वो जिस रूल को उन्होंने अभी अभी पास किया है। और वो अब मार्गरेट को पता चलता है सरकारी ऑफिस में जो भी फीमेल काम कर रही हैं उन सबका ईओडी टेस्ट होगा, मतलब उन सभी का इलेक्ट्रिक टेस्ट किया जाएगा, ताकि वो लोग इस चीज का अपने पास डाटा रख सके और किसी भी दुर्घटना के लिए पहले से तैयार रह सके। अब इस चीज से मार्गरेट काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो मेयर को ये करने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सब लॉ के खिलाफ है और अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है। मगर गवर्नर के ऑर्डर के आगे मार्गरेट की एक नहीं चलती है और गवर्नर मेयर को साफ साफ बोल देते हैं अब उनको टेस्ट तो जरूर कराना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं चाहती हैं उन लोगों को अपना ये काम छोड़ना होगा। मगर गवर्नर को ये आदेश केवल इस कारण से निकालना पड़ा है क्योंकि गवर्नर मार्गरेट से सबसे ज्यादा डरने लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय मार्गरेट बन रखी है। तो वो भी ये प्रूव करना चाहता है कि मार्गरेट के अंदर ये पावर है और इसी कारण से वो इस पावर को सपोर्ट भी कर रही है। और ये बात मार्गरेट भी अच्छी तरह से समझती है, मगर वो कर कुछ नहीं पा रही है। अब टेस्ट होने से पहले मार्गरेट की पीओ से बताती है कि दुनिया में कुछ औरतों ने इस मशीन टेस्ट को चकमा, मगर ये किसी को नहीं पता कि उन्होंने एक ऐसा किया है। और लोगों का मानना ऐसा है कि उन सभी लड़कियों ने खुद पर कंट्रोल रख इस टेस्ट को चकमा दिया है। तो अब मार्गरेट भी इस टेस्ट के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर कुछ मशीनों के साथ होती है और इसी मशीन से ये पता लगाया जाता है कि सामने वाली फीमेल के अंदर ये पावर है या नहीं, जिसमें उसके अंदर कुछ बिजली के झटके दिए जाते हैं और उसी के आउटपुट से ये मशीन पता लगा लेती है कि सामने वाले इंसान के अंदर पावर है या नहीं। अब टेस्ट शुरू हो जाता है और मार्गरेट अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोल करती है कि वो इस टेस्ट के अंदर पास हो जाती है और वो मशीन भी ये पता नहीं लगा पाई कि ये मार्गरेट के अंदर पावर है, जिस कारण से मार्गरेट बच जाती है। मगर मार्गरेट टेस्ट में पास होते ही अब गवर्नर डैनियल को साफ साफ बोल देती है अब वो उसके खिलाफ जरूर इलेक्शन लड़ेगी। दूसरी तरफ रॉब दोबारा से जाकर अपने उसी दोस्त से मिलता है जिस दोस्त को उसने वो सभी एक्सपेरिमेंट सीक्रेट्स फाइल लीक करने के लिए दी थी, और अब वो उस दोस्त को बताता है उन दोनों के ये करने के कारण काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और इसी कारण से उसकी और उसकी वाइफ की भी आपस में लड़ाई हो गई है। और वो अपने दोस्त को ये भी बताता है कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं उसका नाम ना आ जाए। तो बदले में उसका दोस्त उसको बताता है कि वो उसका नाम कभी भी बाहर नहीं आने देगा, जिस चीज से रॉब थोड़ा सा और ज्यादा बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसको पूरी तरह
तरह से भरोसा होता है अपने दोस्त के ऊपर कि कुछ भी हो जाए वो उसका नाम कभी बाहर नहीं आने देगा। दूसरी तरफ उस शादी के अंदर टुंडे से मिलने उसकी दोस्त आंडूडी भी आती है और अब आंडूडी टुंडे की सक्सेस होने से काफी ज्यादा खुश है क्योंकि टुंडे अब दुनिया का काफी पॉपुलर जर्नलिस्ट बन गया है, जिस कारण से आंडूडी का भी गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया और वो टुंडे की इस सक्सेस से काफी ज्यादा खुश भी है। और अब इन दोनों की कुछ देर की बातों में आंडूडी को ये भी समझ में आ जाता है कि कुछ ही टाइम में टुंडे काफी ज्यादा बदल गया है और उसका अब दुनिया देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल गया है। और साथ में अब टुंडे को पता चलता है कि आंडूडी ने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और इस ग्रुप का मकसद ये है कि वो अब इस सोसाइटी को महिला प्रधान बनाना चाहती है, जिस चीज से टुंडे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि टुंडे पहले से ही इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और अब साथ में अब आंडूडी के पास भी ये पावर है। अब आखिरी में टुंडे आंडूडी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि आज वो जो भी कुछ कर रहा है वो सब कुछ आंडूडी के कारण कर रहा है, तो इसलिए वो आंडूडी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि आंडूडी भी ये जर्नलिस्ट का काम करना चाहती थी और उसका यही सपना था। मगर अब आंडूडी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि अब उसने जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो उस काम को सबसे ज्यादा जरूरी समझती है जिसमें वो लोग अब इस सोसाइटी को महिला प्रधान सोसाइटी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रॉस का बॉयफ्रेंड रायन दोबारा से उसके घर मिलने आता है और वो जब रॉस से मिलता है तो वो उससे अपने लास्ट किए हुए बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। और अब रायन रॉस को अपनी एक सच्चाई बताता है जिसमें वो रॉस को बताता है कि वो बचपन से एक इंटरसेक्स है, मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की लक्षण मौजूद है, मगर उसने कुछ ही टाइम पहले एक ऑपरेशन कराया है और जिस कारण से वो अब पूरी तरह से मर्द बन गया है। वो रॉस को अपनी उंगलियों से वही इलेक्ट्रिक पावर निकाल कर दिखाता है जिस चीज से काफी ज्यादा शौक रह जाती है। और अब रायन रॉस को बताता है कि शायद उसकी बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों के लक्षण है जिस कारण से उसके अंदर ये पावर आ गई है और अब वो शायद दुनिया का पहला मर्द बन गया है जिसके अंदर ये वाली पावर है। और यही कारण था अब लास्ट टाइम रायन ने रॉस को अपने नजदीक आने से रोक दिया था। और अब इस चीज से रॉस काफी ज्यादा शौक रह जाती है क्योंकि रायन ने आज तक उसको इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। तो रायन रॉस को समझाता है कि इस समय दुनिया में काफी ज्यादा बवाल हो रखा है और वो नहीं चाहता कि दुनिया में एक नया ड्रामा शुरू हो जाए और उसको भी इस सब चीज के अंदर घसीटा जाए। इस कारण से आज तक उसने सच्चाई किसी को नहीं बताई। दूसरी तरफ रॉक्सी के डैड उसको अपने एक डीलर पार्टनर के पास मिलाने ले जाते हैं और ये डीलर रॉक्सी के डैड को काफी समय से उनका उधार पैसा वापस नहीं कर रहा है, जिस कारण से रॉक्सी के डैड उस डीलर की गर्दन लॉक कर देते हैं। और अब वो रॉक्सी को देखते हुए उसे बोलते हैं कि वो जल्दी से इस डीलर को थोड़ा सा करंट लगाए, मगर रॉक्सी ये करने से साफ मना कर देती है। और असलियत में रॉक्सी के डैड उसको ये करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि वो रॉक्सी को समझा सके कि उसने अभी तक जो भी किया वो सब कुछ गलत किया और उसके अंदर अभी इतना दम नहीं है कि वो इस पावर को अच्छी तरह से यूज कर सके। दूसरी तरफ मार्गेट के घर में जिस समय पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रही होती है तो मार्गेट अब अपनी पूरी फैमिली को अपना डिसीजन बताती है जिसमें वो सबको बताती है कि अब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी, जिस चीज से उसकी पूरी फैमिली तो खुश होती है मगर उसका बेटा मैडी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो अब पूरी तरह से अर्बन डॉग्स की बातों से माइंड वॉश हो चुका है और वो अर्बन डॉग्स मार्गेट को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिस कारण से मैडी भी अपनी मॉम के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो ये बोलकर अपने टेबल से खड़ा हो जाता है कि अब लड़कों को उनका हक बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और मैडी के साथ ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब अर्बन डॉग्स की बातें सुनने के कारण हो रहा है। अब मैडी की ये बातें सुनकर मार्गेट और ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अगर उसके घर के अंदर ही उसके डिसीजन से सब खुश नहीं है तो बाहर की दुनिया में ना जाने क्या होगा। दोबारा से मार्गेट काफी परेशान होने के कारण अपनी बेटी रॉस से प्राइवेट में मिलती है। अब वो अपने दिल की बात रॉस को बताती है। उसको ये पावर बचाने के लिए ये इलेक्शन लड़कर जीतना ही होगा। गवर्नर डैनियल जैसे लोग पता नहीं इस पावर का क्या करेंगे और वो लड़कियों के लिए किस तरह के कानून बना देंगे, मगर साथ में अब उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दुनिया को ये भी नहीं बता सकती उसके पास भी अब ये इलेक्ट्रिक पावर है, क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चली तो वो इलेक्शन कभी भी नहीं जीत पाएगी क्योंकि लोग उसके ऊपर फिर इल्जाम लगाएंगे कि उसके पास ये पावर है, इस कारण से वो इस पावर को सपोर्ट करती है। और यही कारण है कि अभी तक मार्गेट ने अपने हस्बैंड रॉब को भी अपने पास पावर होने की बात नहीं बताई है, लेकिन रॉस मार्गेट को बोलती है कि वो जो भी कर रही है वो सब कुछ ठीक कर रही है और वो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती है, जिससे मार्गेट थोड़ा सा खुश होती है। अब इस सब के बाद ही अगले ही दिन मार्गेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें उसके कई सपोर्टर आए होते हैं और अब वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच देती है जिसमें वो दोबारा से इस पावर को सपोर्ट करते हुए इलेक्शन लड़ने की बात बोलती है, जिस चीज से उसके सारे सपोर्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब मार्गेट के इस डिसीजन से और भी काफी कुछ बदलने वाला है और काफी कुछ होने वाला है। मगर जैसे ही मार्गेट अपनी वो स्पीच खत्म करती है उसी टाइम मार्गेट के फॉलोअरों में एक बैठा हुआ आदमी खड़ा होकर मार्गेट की ओर आता है और वो अपने जेब से एक बोतल निकाल कर अपने ऊपर उसमें मौजूद कैरोसिन डाल लेता है और वो सबके सामने ही अपने आप को आग लगा देता है। असलियत में ये इंसान और कोई नहीं अर्बन डॉग्स का एक फॉलोअर होता है जो मार्गेट के इलेक्शन लड़ने के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और उसको रोकने के लिए ही इसने ये काम
किया होता है, मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि रॉक्सी अब अपनी पावर्स पर काफी ज्यादा काबू अपनी पावर्स पर काफी अच्छा काबू पा चुकी है, जिस कारण से अब उसने अपनी पावर्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करना शुरू कर दिया है। और साथ में उसने अपनी ही जैसी लड़कियों को इस चीज की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है कि किस तरह से उनको अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज करना है और इस पावर की मदद से अपने आप को सेफ रखना है। और ऐसी ही कुछ लड़कियों को आज रॉक्सी काफी सारे पैसे लेकर ये ट्रेनिंग देती है कि किस तरह से उनको अपनी पावर यूज करनी है। दूसरी तरफ जब से मार्गेट की उस स्पीच के अंदर एक आदमी ने अपने आप को जिंदा जला लिया, तब से ही मार्गेट की पूरी फैमिली को काफी सुरक्षा के अंदर रहना पड़ रहा है। और जिस समय रॉस अपने उन्हीं गार्ड्स के साथ स्कूल पहुंचती है तो वह नोटिस करती है कि उसकी मॉम की स्पीच के कारण अब उसके स्कूल मेट्स उसको काफी अजीब तरह से देख रहे हैं। इस चीज से वो भी खुश नहीं है और अब साथ में रॉस के साथ भी हर समय 2 बॉडीगार्ड्स रहते हैं। और स्कूल पहुंचते ही जिस समय रॉस अपने लॉकर के पास होती है, तभी उसके पास उसी के स्कूल मेट का एक बॉय आकर उसके पास आता है, जिसने अर्बन डॉग्स की कैप पहन रखी होती है और वो रॉक्सी के काफी ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले रॉक्सी के वो दोनों गार्ड उस बॉय को, उस लड़के को पकड़कर वहाँ से दूर ले जाते हैं। अब इस चीज से रॉस और ज्यादा घबरा जाती है। और अब जब से मार्गेट ने गवर्नर का इलेक्शन लड़ने की बात करी है, तभी से वो लोग इनकी पूरी फैमिली के खिलाफ हैं। तभी से रॉस की पूरी फैमिली को उन लोगों से काफी खतरा है जो मर्द ईओडी की पावर से नफरत करते हैं। दूसरी तरफ टुंडे अब सीधा ही कारपेथिया पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डेक से होती है। और ये डेक वही आदमी है जिसने अभी कुछ ही टाइम पहले गवर्नमेंट की वो सभी सीक्रेट फाइल को लीक किया था, जिसमें गवर्नमेंट लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट कर रही थी इस ईओडी की पावर के। और वो सब उसने मार्गेट के हस्बैंड रॉब के कहने पर किया था। और टुंडे का यहाँ पर आने का यही कारण है क्योंकि डेक एक काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। मगर जब से टुंडे ने रियाद जाकर उन सभी मुस्लिम लड़कियों की वो वीडियो बनाकर पब्लिश करी है, तब से टुंडे भी काफी ज्यादा फेमस और मशहूर हो गया और अब उसकी गिनती भी अच्छे जर्नलिस्ट के अंदर होने लगी है। और डेक ने भी टुंडे को यहाँ पर एक बड़े काम को पूरा करने के लिए बुलाया है। और अब डेक टुंडे को ये बात समझाता है कि उसको नॉर्थ में जाना है, जो जगह काफी खतरनाक है। और उस जगह को इस समय जिन लोगों ने खतरनाक बना रखा है वो लड़कियां हैं जिन्होंने मिलकर अपनी आर्मी बना ली है और अब उन्होंने मर्दों से एक तरह से जंग छेड़ दी है। और डेक इस समय जिन लड़कियों के ग्रुप की बात कर रहा है वो कोई और नहीं, तातियाना की बहन जोया है, जिसको हमने पहले ही देखा था कि वो एक सेक्स स्लेव थी, पर उसको पावर मिलने के बाद वो वहाँ से भाग गई अपने काफी सारी और कैदियों को लेकर। और अब उसने वहाँ पर एक आर्मी बना ली है। और टुंडे का काम यही है कि नॉर्थ में उस जगह पर जाकर उसको उन लोगों से मिलना है और वहाँ से कुछ जानकारी लाने की कोशिश करनी है। अब ये काम तो काफी खतरनाक है, मगर टुंडे इस काम के लिए हाँ कर देता है। और कुछ ही टाइम बाद टुंडे नॉर्थ की उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि इस जगह का हाल काफी बुरा है और यहाँ पर लॉ नाम की कोई भी चीज नहीं है। इस समय यहाँ पर बचे हुए लोगों का हाल बहुत ज्यादा बुरा है, जिनके पास ना तो खाने को और ना तो रहने को जगह है। और साथ में जब से उन लड़कियों ने यहाँ पर अपनी आर्मी बना ली है, तब से यहाँ के मर्दों का हाल और ज्यादा बुरा हो गया है और ये लोग उन लड़कियों से काफी ज्यादा डर कर रह रहे हैं। और कुछ ही टाइम बाद टुंडे को उसके 2 लोग नॉर्थ की उस जगह तक पहुंचा देते हैं जहाँ से कुछ ही दूरी पर उसको उन लड़कियों का कैंप मिलेगा। और अब इस जगह से वो दोनों लोग टुंडे को अकेले ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और अब टुंडे को यहाँ से अकेले ही आगे जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तातियाना अपने राष्ट्रपति हस्बैंड के साथ लंच कर रही होती है। उसी समय वहाँ पर उनका आर्मी जर्नल आता है और वो उनको एक नया डिवाइस दिखाता है, जिस डिवाइस को उनके साइंटिस्टों ने अभी अभी बनाया है। और इस डिवाइस का काम ये है कि अगर ये डिवाइस किसी भी फीमेल को पहना दिया जाए तो ये डिवाइस इस चीज पर हर समय नजर बनाए रखता है कि किस समय उस फीमेल ने अपनी पावर्स को यूज किया था। और इस डिवाइस के बारे में पता चलते ही ये राष्ट्रपति सबसे पहले वो डिवाइस अपनी वाइफ तातियाना को ही पहनाता है। और इसी बात से ये बात समझ में आ जाती है कि ये राष्ट्रपति अपनी वाइफ पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। दूसरी तरफ एलिस, जिसने अपना नाम बदलकर ईव रख रखा है, वो पहले तो कॉन्वेंट को छोड़कर चली गई थी, जिसके साथ वहाँ की काफी सारी लड़कियां भी उसके साथ हो गई थी। मगर अब वो दोबारा से कॉन्वेंट में लौटकर वापस आ गई है। मगर यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता है कि उसके यहाँ पर आने का कारण क्या है, मतलब वो अपनी मर्जी से खुद आई है या उसको सिस्टर वापस लेकर आई है। तो ऐसा ही है कि शायद सिस्टर मोनिका के कहने पर ही ये दोबारा से वापस कॉन्वेंट में आई है। और आज ईव नोटिस करती है कि उसकी
बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम सवेना है, वो काफी बुरी तरह से रो रही है और उसके रोने का कारण ये है कि उसकी एक 3 साल की बेटी है, मगर उसकी गलत हरकतों के कारण गवर्नमेंट ने उसको उसकी बेटी से अलग कर दिया और अब 3 दिन हो गए हैं जब से सिस्टर वोनिका ने इन लोगों से इनका सेल फोन छीन लिया है, जिस कारण से सवेना की 3 दिन से उसकी बेटी से बात नहीं हुई है और वो इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और वो किसी भी तरह से बंद पड़े रूम से अपना फोन निकाल कर अपनी बेटी से बात करना चाहती है। अब अपने दोस्त को परेशान देखकर उस रूम के लॉक को तोड़ने के लिए जिसके अंदर फोन रखा है, सवेना के साथ मिलकर अपनी पावर और उसकी पावर से उस रूम के लॉक को तोड़ देती है, जिसके बाद सवेना अपनी बेटी से बात करती है और ईव अब बिल्कुल भी इस कॉन्वेंट के बनाए हुए रूल जो कि सिस्टर वोनिका ने बनाए हैं उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जब से रॉक्सी की मॉम की मर्डर हुआ है तब से ही वो अपने डैड और उनकी सेकंड वाइफ की फैमिली के साथ उन्हीं के घर में रह रही है और साथ में रॉक्सी के कारण उसके एक सौतेले भाई की भी मौत हो चुकी है। उसके डैड की सेकंड मॉम उससे और ज्यादा नफरत करने लगी है, मगर वो रॉक्सी के डैड के कारण उसको घर से निकाल भी नहीं पा रही और यही कारण है कि रॉक्सी की सौतेली मॉम का गुस्सा उस पर निकलता ही रहता है। पर आज रॉक्सी के डैड मॉन्ग अपनी पूरी फैमिली को एक साथ इकट्ठा करते हैं जहाँ पर उनका फैमिली लॉयर भी बैठा होता है और आज मॉन्ग सबको ये बताते हैं कि वो अपनी जायदाद का बंटवारा करने वाला है और उसके अब 3 बच्चे हैं जिसमें उसके 2 लड़के और एक बेटी है। तो वो ये चाहता है कि उसकी अब जायदाद के भी 3 हिस्से हो, क्योंकि अब आने वाला टाइम बदलने वाला है। जब से इन लड़कियों के पास ये पावर आई है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको अपनी जायदाद का एक हिस्सा रॉक्सी को भी देना चाहिए, लेकिन इस बात से रॉक्सी का सौतेला भाई रिकी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो अपने डैड को बताता है कि उसकी शादी हो गई है और उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं तो उसको ये प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। आज तक उसी ने उनके बिजनेस पर सबसे ज्यादा काम किया है, तो तीसरे हिस्से पर भी जो वो रॉक्सी को देने वाले हैं उस पर भी उसी का हक है। मगर मॉन्ग्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि आने वाला समय बदलने वाला है और रॉक्सी को ही एक हिस्सा देना जरूरी है, तो अब वो अपना ये फैसला नहीं बदलते हैं। मगर मॉन्ग्स हिस्से करने से पहले ये भी देखना चाहते हैं कि क्या उसकी बेटी रॉक्सी और उसका बेटा रिकी एक साथ मिलकर बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और अगर इन दोनों को इसी हाल में बिजनेस दिया गया तो ये दोनों इस बिजनेस को एक साथ मिलकर नहीं चला पाएंगे। तो वो पहले इन दोनों का, जिसमें इन दोनों को कुछ समय तक एक साथ मिलकर उनका बिजनेस चलाकर दिखाना होगा और इसके बाद वो फैसला करेंगे और पेपर्स पर साइन कर देंगे। दूसरी तरफ टुंडे कुछ ही देर बाद उन बागी लड़कियों के अड्डे तक पहुंच जाता है, जहां टुंडे को देखते ही वो सभी बागी लड़कियां उसको अपना बंदी बना लेती हैं, जिसके बाद टुंडे उसे समझाता है कि वो यहाँ पर केवल इंटरव्यू लेने आया है और वो CNN का एक जर्नलिस्ट है और वो उन लोगों का सच केवल दुनिया के सामने लाना चाहता है, उन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने रखना चाहता है। तो वो सभी लड़कियां टुंडे को उस जगह के अंदर ले जाती है, मगर इससे पहले कुछ होता। उसी टाइम वहाँ पर एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लड़कियां टुंडे को एक रूम में बंद कर वहाँ से निकल जाती है और ये चिल्लाने की आवाज किसी और की नहीं जोया की होती है, जो इस समय इन सभी बागी लड़कियों की लीडर है। उसको ये सभी लड़कियां जर्नल जोया बोलती है। इस समय जोया की डिलीवरी होने वाली है, यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए कोई और है भी नहीं, तो जोया अपनी हिम्मत और अपनी साथियों की मदद से अपने बच्चे की डिलीवरी देती है और उसको एक बच्ची होती है और ये सब टुंडे भी अपने रूम में लगी विंडो से देखता है और उसे भी ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ तातियाना अपनी मेकअप आर्टिस्ट को अपने पास बुलाती है, जिससे उसने ये पावर ली थी और शायद इस समय तातियाना काफी ज्यादा अंदर से डिप्रेस है, जिस कारण से वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ काफी अच्छा समय बिताती है, जिसमें वो उसके साथ काफी ज्यादा मस्ती करती है। और ये सब करने का कारण यही होता है कि तातियाना के पास यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, मगर वो फिर भी अपने आप को यहाँ पर एक कैदी की तरह ही फील करती है, जिसका काम यहाँ पर केवल अपने राष्ट्रपति हस्बैंड के साथ सेक्स करना है और कुछ नहीं। और ये बात वो मेकअप आर्टिस्ट भी अच्छी तरह से समझती है। तातियाना यहाँ पर काफी ज्यादा अकेली है, पर साथ में तातियाना को उस मेकअप आर्टिस्ट से ये भी पता चलता है कि वो पैसा केवल इसलिए कमा रही है ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से चला पाए। वो पैसा भी जोड़ रही है क्योंकि उसका एक भाई जो इस समय जेल के अंदर बंद है उसकी बेल करवाना चाहती है, जिसमें उसे काफी पैसों की जरूरत है। दूसरी तरफ रॉक्सी अब अपने भाई रिकी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है, जहाँ पर रिकी की इनसिक्योरिटी साफ साफ दिखती है और वो बड़ा होने के कारण अपने आप को हर चीज में आगे रखने की कोशिश करता है। और आज ये दोनों जाकर अपने डैड के एक क्लाइंट से मिलते हैं, जिनसे ये लोग काफी कीमती स्टोन्स खरीदते हैं और इस जगह पर उस क्लाइंट से केवल रिकी ही बात करता है और रॉक्सी ये सब चुपचाप देख रही होती है। मगर उसी टाइम रॉक्सी उस क्लाइंट के घर में नोटिस करती है वो आदमी जिसके पास उसके डैड उसे लास्ट टाइम लेके गए थे और उन्होंने उसकी गर्दन पकड़कर रॉक्सी को उसको करंट लगाने के लिए बोला था, क्योंकि ये आदमी उनके काफी सारे पैसे लेकर बैठा है और वो पैसे नहीं दे रहा है। तो अब उसे देखते रॉक्सी को गुस्सा आता है और वो सीधे स्विमिंग पूल के पास जाकर उस आदमी को धमकाते हुए ये बात बोलती है उसको उसके डैड के पैसे वापस चाहिए। मगर वो आदमी रॉक्सी को
सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि पिछली बार उसने देखा था कि उसने उसके डैड के बोलने पर भी उसको शॉक नहीं दिया था। मगर अब रॉक्सी उस पूरे स्विमिंग पूल के अंदर इतनी इलेक्ट्रिक पावर से उस आदमी को शॉक दे देती है और वो उसे लास्ट वार्निंग देती है कि उसे कल तक सारे पैसे वापस चाहिए। दूसरी तरफ ईव जिस कॉन्वेंट के अंदर रह रही होती है, वहाँ पर आज एक और नई लड़की लाई गई। वहाँ पर आज एक और नई लड़की आई होती है जिसका नाम जिन होता है। और जब ईव जिन से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो एलबामा से आई है। और अब इसका नाम सुनते ईव के चेहरे पर थोड़ी सी टेंशन साफ साफ दिखती है, क्योंकि एलबामा वही जगह है जहाँ से ईव अपने उस गोद लिए हुए डैड को मारकर यहाँ पर आई है। मगर जीन ईव से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो किस तरह से अपनी पावर्स को यूज करती है। तो ईव उसे ये बात बताती है कि वो अपनी पावर गॉड की आवाज सुनकर यूज करती है, क्योंकि ईव को ऐसा लगता है कि उसके अंदर से जो वो आवाज आती है वो गॉड की आवाज है। मगर इन सबको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि ईव ये क्या बोल रही है। पर इसी टाइम सिस्टर वोनिका ईव के पास आती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि उसके मना करने के बाद भी उसने उस रूम का लॉक तोड़कर वहाँ से फोन निकाला है। इस बात से भी ईव को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सिस्टर को ऐसे जताती है कि जैसे उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसी बात से सिस्टर वोनिका इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सबके सामने ईव को बोलती है कि वो जानती है कि वो एक झूठी लड़की है, क्योंकि अभी तक उसने अपने बारे में जो भी बताया वो सब कुछ झूठ है। उसका एड्रेस, उसका पता और उसका नाम भी। और अब वोनिका ये बोलती है कि वो किसी भी तरह से ये पता लगाएगी कि असलियत में वो कौन है और वो उसको उसकी सही जगह तक जरूर भेजेगी। अब वोनिका ये वार्निंग सुनकर ईव काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर एक इंसान को मार कर यहाँ पर रह रही है, वो भी अपनी सच्चाई छुपाकर। और अगर वोनिका को सच्चाई पता चली तो शायद वो पुलिस को कॉल कर ये बात बता देगी। दूसरी तरफ रॉस काफी ज्यादा डरी पड़ी है, क्योंकि अभी उसने बैक टू बैक ही काफी कुछ देख लिया, जिसमें उसने खुद को जिंदा जलाते हुए और साथ में स्कूल में हुए इंसिडेंट के बाद वो काफी ज्यादा डरी हुई है। तो वो सोशल मीडिया पर जाकर रॉक्सी का सोशल मीडिया पेज देखती है, जिसमें रॉक्सी अपने जैसी लड़कियों को इस पावर की हेल्प से फाइट करना सिखाती है। और रॉस भी खुद को सेफ रखने के लिए रॉक्सी की उन वीडियो को देखकर कुछ ट्रेनिंग करने की कोशिश करती है। पर उसी टाइम रॉस देखती है कि उसके घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड रायन उसका वेट कर रहा है, जिसने इस समय रॉस को इम्प्रेस करने के लिए काफी सारी लाइट्स भी वहाँ पर लगा रखी है, जिनको वो अपनी पावर से ही जला रहा है, क्योंकि रायन के पास भी ये पावर है इंटरसेक्स होने के कारण। जिस समय रायन ये सारी चीजें कर रहा होता है, उस समय अपने रूम की विंडो से रॉस का भाई मैडी भी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये एक लड़का होकर ये कैसे कर सकता है। तो वो ये सब कुछ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। और जब रॉस बाहर अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास पहुंचती है, तो अब रायन रॉस से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो पिछली टाइम उसको बिना कुछ बताए छोड़कर यहाँ से चला गया, काफी समय तक उससे बात भी नहीं की। और इस चीज से रॉस भी इम्प्रेस होती है और उन दोनों का रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मगर अब मैडी ने इस चीज को भी रिकॉर्ड कर लिया कि रायन के पास भी ये पावर है। दूसरी तरफ जोया की डिलीवरी होने के बाद वो टुंडे को अपने पास बुलाती है, जहाँ टुंडे जोया को बताता है कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहता है और वो उन लोगों की ये सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है कि उन लोगों का ये ग्रुप सेक्स स्लेव को खत्म करने के लिए ही बना है, ना कि मर्दों से अपना बदला लेने के लिए। मगर जोया टुंडे से ये बात बोलती है कि जिस समय उन लोगों के पास ये पावर नहीं थी, उस समय तुम कहाँ थे, और अब जब उनके पास पावर है और वो अपना बदला किसी भी तरह से ले सकती है, तब वो उनका इंटरव्यू लेने आया है। और इसी कारण से जोया टुंडे को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। अब ये बात सुनकर टुंडे जोया को ये बात समझाता है कि वो भी इस पावर के सपोर्ट में इकलौता इंसान है जो रियाद जाकर वहाँ की मुस्लिम औरतों की सच्चाई को बाहर लेकर आया है और वो भी इस पावर का सपोर्टर है। और जब जोया टुंडे की ये सारी बातें सुनती है, तो वो टुंडे से अपने इंटरव्यू के बदले एक डील करती है, जिसमें उसे बोलती है उसको इंटरव्यू से पहले अपनी बहन से मिलना है। इस समय उसकी बहन राष्ट्रपति के घर में है, जिसका नाम तातियाना है। अब ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये एक काफी बड़ी खबर है और जोया और तातियाना वो सिस्टर है। और साथ में जोया टुंडे को ये भी क्लियर कर देती है कि अगर वो उसको उसकी सिस्टर से मिला देता है तो वो उसको इंटरव्यू दे देगी। मगर वो इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखे कि वो सब शांत बैठने वाली है, क्योंकि उन लोगों के साथ जो भी हुआ है उसके बाद वो लोग किसी भी हाल में शांत नहीं रहने वाली है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जोया और उसकी ये सभी साथी सेक्स स्लेव थी, जिनको जबरदस्ती पकड़ कर रखा गया था। दूसरी तरफ कॉन्वेंट के अंदर सवेना, जो अपनी बेटी से दूर होने के कारण काफी ज्यादा दुखी है, उसे ये बात भी समझ में आती है कि अब जब उसके शरीर के अंदर ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये भी एक काफी बड़ा कारण है कि शायद उसको उसकी बेटी से कभी मिलने नहीं दिया जाएगा। और अब वो किसी भी कीमत पर इस इलेक्ट्रिक पावर को अपने शरीर से निकालना चाहती है और वो इसी कारण से अपने स्नेक पर एक कट लगाकर उस ऑर्गन को निकालने की कोशिश करती है, जिससे इलेक्ट्रिक पावर बनती है। मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है और एंड में वो डिप्रेस होकर से उसी कॉन्वेंट की छत पर चली जाती है, वहाँ से कूदकर सुसाइड करने के लिए। एंड मोमेंट पर ही वहाँ पर
ईव पहुंच जाती है और वो किसी तरह से सवेना को पकड़कर उसकी जान बचाती है। और अब इस पॉइंट पर सवेना की ये हालत देख वहाँ की सभी लड़कियों को ये डाउट होना लगता है कि इस पावर के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी हैं जो शायद अभी उनको नहीं पता है, और वो सभी अपनी इस पावर पर शक करना शुरू कर देती है। पर ये सब देखकर ईव के अंदर की वो आवाज ईव को बताती है कि उसे जल्दी से इन लोगों को दोबारा से ऊपर उठाना होगा। और अब वो सीधा ये करने के लिए पानी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसके साथ कुछ और लड़कियां भी आ जाती हैं। और अब वो अपनी पावर की मदद से पानी को कंट्रोल करते हुए अपने साथ साथ पानी में मौजूद सभी लड़कियों की बॉडी को कंट्रोल कर उनको पैरालाइज करके पानी पर ठहरा देती है। और अब इसी चीज से हम लोगों को दोबारा से क्लियर हो जाता है कि इस पूरी दुनिया में शायद अभी ईव के जितना इस पावर को कोई भी यूज नहीं कर पा रहा है, और जिस तरह से ईव इस पावर को कंट्रोल कर रही है वो काफी बड़ी बात है। पर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 8 इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर अब ईव ने ये बात पूरी तरह से साबित कर दी है कि इस पावर को सबसे अच्छी तरह से वही कंट्रोल कर सकती है, जिस कारण से अब वो इस कॉन्वेंट की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई है। मगर उसी टाइम सबको ये बात भी पता चलती है कि ईव की दोस्त सवेना ने ईव की काफी सारी वीडियोस को कंपाइल कर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जो आग की तरह वायरल होता जा रहा है। अब इस चीज से ईव काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि ईव ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी को पता चले, क्योंकि वो तो यहाँ पर छुप कर रह रही है। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद ईव इतना ज्यादा डर जाती है कि वो सिस्टर मोनिका के पास जा अब अपनी सारी सच्चाई उसको बता देती है कि वो किस तरह से एक आदमी को अपनी पावर से मार कर यहाँ पर आई है, और उसको इस बात का कि अगर उसके बारे में उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग उसको यहाँ पर ढूंढते हुए आ जाएंगे और उसको वो लोग जेल के अंदर बंद कर देंगे। मगर सिस्टर मोनिका अभी भी ईव के ऊपर पूरा भरोसा करती है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि ईव वो लड़की है जिसने यहाँ पर मौजूद सभी फीमेल सोचने का एक नया तरीका, जिंदगी को किस तरह से अपने तरीके से दिया जाता है, वो सिखाया है। और इसी कारण से अब उनको पता है कि ये पावर उनके लिए कितनी जरूरी है। सिस्टर मोनिका ईव के साथ पूरी तरह से दूसरी तरफ मार्केट को छोड़कर अब उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जब से उस आदमी ने खुद को जिंदा जलाया तभी से इन सबको काफी ज्यादा खतरा है। मगर मार्केट उस सबको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि वो तो किसी भी तरह से इस पावर को बचाने के लिए इस इलेक्शन को जीतना चाहती है। और इसी चीज के लिए आज मार्केट का एक फैमिली शूट होने वाला है, ताकि वो अपने उस वीडियो को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज कर सके, जिसमें मार्केट ये दिखाना चाहती है कि वो और उसकी फैमिली घर में किस तरह से एक साथ मिलकर रहते हैं। मगर मार्केट का बेटा मैडी इस चीज के एकदम खिलाफ है, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रिक ईओडी पावर के बिल्कुल खिलाफ है, और इसी कारण से वो अपनी मॉम के इस डिसीजन से भी बिल्कुल ना खुश है कि वो इस पावर को सपोर्ट कर रही है। वो इसके लिए ही इलेक्शन लड़ने वाली है, और वो ये नहीं चाहता है कि उसकी मॉम ये इलेक्शन लड़े। इसी गुस्से के कारण वो अब उस वीडियो को जिसके अंदर रॉस का बॉयफ्रेंड रायन अपनी पावर से वो लाइट्स जलाता है, वो वीडियो अर्बन डॉग्स के सोशल मीडिया चैनल पर अपलोड कर देता है। ये एक काफी खतरनाक बात होने वाली है, क्योंकि रायन अभी तक दुनिया का एक लौता मेल है जिसके अंदर भी ये पावर है। दूसरी तरफ टुंडे दोबारा से आकर डेक से मिलता है, और वो अब डेक को पूरी बात बताता है कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा और उसको वहाँ से क्या क्या पता चला। लेकिन टुंडे डेक को ये सच्चाई नहीं बताता है कि जोया और राष्ट्रपति तात्याना की वाइफ सिस्टर्स हैं। अब इसी कारण से डेक को ऐसा नहीं लगता है कि टुंडे वहाँ से कोई भी खास बात लेकर आया है, तो अपने एक दूसरे आदमी को वहाँ पर फिर से भेजने की बात बोल देते हैं। इसी के बाद डेक आज राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं, और जब टुंडे को पता चलता है कि डेक राष्ट्रपति का इंटरव्यू लेने जा रहा है, तो वो डेक के साथ चलने की बात बोलता है, क्योंकि उसको इंटरव्यू देने के लिए जोया ने कंडीशन रखी है कि वो ये बात जाकर उसकी सिस्टर तात्याना तक पहुंचाए, ताकि वो उससे मिल सके। और यही एक मौका है जिसमें टुंडे राष्ट्रपति की वाइफ तात्याना तक पहुंच सकता है। तो अब अपनी बात मनाने के लिए टुंडे डेक को इसलिए बता देता है कि जोया तात्याना की सिस्टर है। और अब इस बात से डेक काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये एक असली खबर है जो उनके काम की है। और अब इसी चीज से खुश होकर डेक टुंडे को बोलता है कि वो उसके साथ कैमरामैन बनकर चल सकता है। और कुछ ही देर में वो दोनों राष्ट्रपति के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एंट्रेंस पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों से उनका सारा सामान ले लेते हैं, जिसमें टुंडे का बैग भी होता है सिक्योरिटी रीजन से। और अब इंटरव्यू से पहले डेक को ये बात पता चलती है कि जो क्वेश्चन वो राष्ट्रपति से करने वाला था, उन क्वेश्चन को एडिट कर दिया गया है, और उनमें से सभी काम के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, और अब उसमें केवल वही क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति चाहता है कि उससे पूछा जाए। दूसरी तरफ आज रॉक्सी 18 साल की हो जाती है। आज
आज उसका बर्थडे होता है, जिसके लिए रॉक्सी के डैड घर के अंदर ही अपनी पूरी फैमिली के साथ रॉक्सी को सरप्राइज देते हैं। और अब वो उसी टाइम ये बात भी क्लियर कर देते हैं कि वो अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा रॉक्सी को ही देने वाले हैं, क्योंकि रॉक्सी ने जिस आदमी को इससे पहले डराया था उस आदमी ने मॉन्क्स के उसके सारे पैसे वापस कर दिए। अब जिस चीज से मॉन्क को ये बात साफ साफ क्लियर हो गई है कि रॉक्सी की ये पावर उनके काफी ज्यादा काम आएगी, और जैसा सब जानते हैं इस चीज से रिकी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। दूसरी तरफ मार्गेट का उसकी फैमिली के साथ शूट शुरू हो जाता है, जहाँ पर उन लोगों को इस तरीके से रिएक्ट करना होता है कि वो लोग घर में कितनी अच्छी तरह से एक साथ मिलकर रहते हैं और किस तरह से वो एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें ये लोग काफी ज्यादा नाटक भी करते हैं। अब इस सबसे रॉब काफी ज्यादा मुश्किल में दिखता है, क्योंकि ये एक इस तरीके का इंसान है जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पाता है। और अब जब वो सूट के लिए झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे पर ये सब कुछ साफ साफ दिखता है। दूसरी तरफ डेक अब राष्ट्रपति विक्टर का इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है, जिसमें वो केवल वही सवाल पूछ रहा होता है जो सवाल उसको पूछने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए हैं। और ये सवाल काफी बेवकूफी भरे हुए होते हैं, जिसमें पहला सवाल ये होता है कि उसका और तातियाना का रिलेशन आपस में कैसा चल रहा है, या उन दोनों को एक दूसरे से कितना प्यार है। इस तरीके के वाहियात क्वेश्चन। और अब डेक सब कुछ इग्नोर करता हुआ सीधा ही राष्ट्रपति से वो क्वेश्चन कर देता है जिसके लिए वो यहाँ आया था, जिसमें वो राष्ट्रपति से पूछता है कि वो नॉर्थ में उन लड़कियों के बारे में जो बागी बन चुकी हैं उनके बारे में उनका क्या सोचना है, क्योंकि वो लड़कियां राष्ट्रपति से भी काफी ज्यादा नफरत करती हैं। और अब राष्ट्रपति भी उसका ये सवाल उसकी बात को नहीं काटता है, और अब वो उसकी बात का जवाब भी देता है, जिसमें वो अपने जवाब से ये बात क्लियर कर देता है कि वो सभी लड़कियां गलत हैं और उन लोगों को इस चीज की सजा भी मिलनी चाहिए। मगर साथ में वो ये बात भी क्लियर कर देता है औरतों का मर्दों के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। और जिस समय ये इंटरव्यू हो रहा होता है उसी समय बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स टुंडे और डेक का सारा सामान भी चेक करते हैं, जिसमें उन गार्ड्स को टुंडे का एक पेन मिलता है जिसके ऊपर टुंडे की वेबसाइट का एड्रेस होता है। और जब वो गार्ड टुंडे की वो वेबसाइट खोल कर देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है टुंडे ही वो इंसान है जो रियाद जाकर उन लड़कियों की वीडियो को बाहर लाया था, जिसके बाद दुनिया में काफी ज्यादा बवाल कटा था। टुंडे यहाँ पर धोखे से आया है, क्योंकि उन लोगों को पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि उनके पास एक ऐसा भी इंसान इंटरव्यू लेने आने। और ये पता चलते वो सभी गार्ड सीधा ही राष्ट्रपति के पास उस इंटरव्यू के बीच में ही पहुंच जाते हैं, जहां वो ये सारी सच्चाई राष्ट्रपति को बता देते हैं। जिसके बाद वहां पर मौजूद आर्मी जनरल उस इंटरव्यू को रोकते हुए उन दोनों को गिरफ्तार करता है, मगर इससे पहले उनको ले जाया जाता। टुंडे मौका देखकर तातियाना को ये बात बता देता है कि उन सभी बागी लड़कियों की लीडर कोई और नहीं जोया है। अब जब आर्मी जनरल टुंडे और डेक को एक इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर लेकर जाता है, वो सीधा ही उन दोनों से ये बात पता लगाता है कि वो दोनों यहाँ पर किस मकसद से आए थे, क्योंकि टुंडे वो इंसान है जो इस पावर के सपोर्ट में है और वो हमेशा ही गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता है। उन दोनों ने ये बात सच सच नहीं बताई तो वो लोग उनको अभी के अभी जेल भेज देंगे। खुद को फंसता हुआ देखकर डेक उस आर्मी जनरल को ये बात बोलता है कि उसके साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि उसको उसके एडिटर ने ये बात बताई थी कि ये कैमरा मैन नेशनल जियोग्राफिक चैनल से है, मतलब उसे भी ये बात नहीं पता थी कि ये कौन है। अब ये बात सुनकर वो आर्मी जनरल डेक को उस जगह से बाहर लेकर चला जाता है। और अब डेक की ये चालाकी देखकर टुंडे समझ जाता है कि डेक उसको धोखा देकर और उसको यहीं पर छोड़कर निकल गया। और अब टुंडे को ये बात भी समझ में आ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तातियाना और जोई सच्चाई उसको बताकर। दूसरी तरफ मार्गरेट का हस्बैंड रॉब अब उनका सूट खत्म होने के बाद ये प्लान करता है कि उनकी पूरी फैमिली आज एक कैंपेन करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। और ये सब करने का कारण ये होता है कि आज उन लोगों ने इंटरव्यू के अंदर काफी कुछ झूठ दिखाया, और उसका मानना ये है कि जिस तरह से उन लोगों ने एक दूसरे को आज इंटरव्यू में दिखाया वैसे उनको रियल में भी जीना चाहिए और एक साथ टाइम बिताना चाहिए। दूसरी तरफ ईव अपने उस वीडियो के जो वायरल हो गई है उसके सभी कमेंट्स को पढ़ती है। कमेंट्स को पढ़कर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसके सभी कमेंट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और उसको सभी इस समय सपोर्ट कर रही है। और अभी कुछ ही समय पहले तक ईव को कोई नहीं जानता था, और अब ईव को पूरी दुनिया में लोग जानने लगे और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और यही ईव की वीडियो रॉक्सी भी देखती है, और रॉक्सी भी ईव की इतनी ज्यादा पावर देखकर हैरान रह जाती है। और वो सीधा ही ईव से मैसेज कर ये पता करने की कोशिश करती है कि वो किस तरह से सब करती है, जिसके जवाब में ईव उसे बताती है कि वो ये सब भगवान की आवाज को सुनकर करती है। तो ये जवाब सुनकर रॉक्सी अपनी भाषा में उसको जवाब देती है, जिसमें वो बोलती है कि वो ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ईव रॉक्सी को बोलती है कि अगर उसको प्रूफ चाहिए तो वो उनके पास यहाँ पर आ सकती है और उन्हें ज्वाइन कर सकती है, मगर रॉक्सी इस सब के लिए साफ मना कर देती है। एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने के लिए उन दोनों की आपस में चैटिंग में थोड़ी सी बहस भी होती है। दूसरी तरफ मार्गरेट की पूरी फैमिली कैंप करने के लिए पहुंच जाती है, मगर इसी जगह पर रॉस को ये बात पता चल जाती है उसके भाई मैडी ने इनकी वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया है और अब वो वायरल हो गई है, जिस चीज से रॉस काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। और अब सबको ये पता चलता जा रहा है कि रायन नाम के लड़के के पास भी ये ईओडी पावर है, और
और इस बारे में रायन ने केवल रॉस पर भरोसा कर केवल उसे ही बताया था, पर मैडी ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट पे डाल दिया। और अब रॉस को इस चीज से काफी ज्यादा घबराहट होती है कि जिस चीज से रायन सबसे ज्यादा डर रहा था अब वही हो गया है और अब पूरी दुनिया और गवर्नमेंट रायन के पीछे पड़ जाएगी मैडी की इस बेवकूफी के कारण। पर मैडी को अभी भी अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है और उसको अभी भी लग रहा होता है कि उसने जो भी किया वो सब कुछ सही किया। और अब मैडी का ये एटीट्यूड देखकर रॉस को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर मैडी पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन अब मैडी को बचाने के लिए मार्गेट भी अपनी पावर से रॉस की उस पावर को रोक देती है। और अब ये पूरी फैमिली के लिए एक शौक हो जाता है। अब पूरी फैमिली को ये बात पता चल जाती है कि मार्गेट के पास भी ये पावर, जिस चीज से सबसे ज्यादा रॉब को झटका लगता है, क्योंकि अभी तक मार्गेट ने रॉब को ये बात नहीं बताई थी और उससे ये बात छुपा कर ही रखी थी। जिस समय कॉन्वेंट के अंदर सभी लड़कियां मिलकर डिनर कर रही होती हैं, उसी टाइम टीवी के ऊपर ईव की वो मॉम आ जाती है, जिसने वो औरत टीवी के ऊपर आती है जिसने ईव को गोद लिया था और उसके ही हस्बैंड को मारकर ईव यहाँ पर अपनी सच्चाई छुपा कर रह रही है। और अब वो औरत टीवी पर ईव की फोटो दिखाते हुए सबको ये सच्चाई बताती है। ईव यहाँ से उसके हस्बैंड को मारकर भागी हुई है और अब ये सच्चाई फाइनली सबके सामने आ जाती है। ईव यहाँ पर अपना नाम बदल कर रह रही है, अपना नाम बदल कर यहाँ पर रह रही है। और इस चीज से वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक भी रह जाते हैं कि ये लड़की जो यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से रहती है, एक आदमी को मार कर यहाँ आकर छुप कर रह रही है। पर जब ये चीज सिस्टर वोनिका को पता चलती है तो उसके लिए ये एक बड़ा मौका होता है, क्योंकि अभी तक वोनिका यही मौका ढूंढ रही थी कि कब उसके सामने ईव की असली सच्चाई आएगी। और अब ये पता चलते ही ईव सिस्टर वोनिका सीधा ही फोन के पास जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसी टाइम ईव वहाँ पर पहुंचकर वोनिका का हाथ पकड़ लेती है। और जिस समय वो ये करती है उसी टाइम उसके अंदर से आने वाली आवाज उसे बोलती है कि उसको वोनिका को किसी भी तरह से रोकना होगा और अब वो उसके दिमाग को कंट्रोल करे। ईव भी ऐसा ही करती है और अपनी पावर को यूज करते हुए अब वो सिस्टर वोनिका के दिमाग को कंट्रोल करती है और वो उसके माइंड से छेड़छाड़ करते हुए उसके दिमाग से ये बात निकाल देती है। और अब ये होते ही सिस्टर वोनिका फोन रखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसका मतलब ईव ने वोनिका के माइंड को कंट्रोल कर लिया और उसके माइंड से छेड़छाड़ करते हुए उसके दिमाग से ये सारी बातें निकाल दी। दूसरी तरफ रॉक्सी आज अपने बर्थडे होने के कारण एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, जिस रेस्टोरेंट को उसकी मॉम काफी ज्यादा पसंद करती थी। और यहाँ का स्टाफ रॉक्सी और उसकी मॉम के काफी ज्यादा करीब है और उन्हीं में से एक स्टाफ रॉक्सी से पता लगाने की कोशिश करती है कि उसकी मॉम के मर्डर में पुलिस की क्या रिपोर्ट है। तो रॉक्सी उसे बताती है कि पुलिस को अभी भी यही लगता है एक नॉर्मल चोरी के कारण उसकी मॉम का मर्डर हो गया। मगर इसी के बाद उस स्टाफ के मुंह से ये भी निकल जाता है कि क्या पुलिस वालों ने उसकी मॉम एक्स बॉयफ्रेंड से कुछ पता किया जिसका नाम डेरिक है। अब डेरिक का नाम सुनकर जो उसकी मॉम का एक्स बॉयफ्रेंड था वो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उसने आज पहली बार इस आदमी का नाम सुना। आज तक उसकी मॉम ने को इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और ये चीज रॉक्सी के माइंड पर काफी ज्यादा घर भी कर जाती है। लेकिन इसी के बाद रॉक्सी अपने भाई रिक्की के साथ घर पहुंच जाती है, जहाँ कार से उतरने से पहले रिक्की अब रॉक्सी को बताता है कि उसकी शादी जिस दिन होने वाली थी वो और उसकी मॉम ये नहीं चाहती थी कि वो उसकी शादी में आए, मगर उनके डैड की जिद के कारण उन लोगों ने उसको जबरदस्ती शादी में बुलाया। और जिस दिन मैरिज में वो रात को आई थी उसी रात को उसकी मॉम के ऊपर अटैक और मर्डर हुआ। उनके डैड ने रॉक्सी को जानबूझकर उस मैरिज के अंदर बुलाया था ताकि उस रात को उसकी मॉम घर पर अकेले रह सके। मतलब सीधा रिकी अब रॉक्सी को उनके डैड के बारे में भड़काने की कोशिश करता है और शायद ये सब रिकी केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसके डैड ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा रिकी रॉक्सी को ही देंगे। लेकिन ये बात रॉक्सी किस तरह से लेती है हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ अब मार्गेट की फैमिली को ये बात पता चल गई है, उसके पास भी ये पावर है जिस चीज से सबसे ज्यादा रॉब को बुरा फील हो रहा है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने मार्गेट के लिए काफी कुछ झेला पर मार्गेट ने उस पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि वो उसको सच्चाई बताती। पर अब मार्गेट रॉब को ये बात छुपाने का कारण बताती है, जिसमें वो बोलती है उसने जो भी किया वो उन सबको सेफ रखने के लिए किया और साथ में जब से उसको ये पावर मिली है तब से उसको इस बात का भी समझ में आ गया कि ये पावर लड़कियों के लिए कितनी जरूरी है और वो किसी भी हाल में इस पावर को बचाना चाहती है, जिसके लिए उसे इलेक्शन जरूर लड़ना है और इलेक्शन को लड़ने के लिए उसको रॉब की जरूरत है, क्योंकि वो ये सब अकेले नहीं कर पाएगी। तो अब मार्गेट की ये बातें सुनकर रॉब उसको ये भरोसा देता है कि वो उसके साथ रहेगा और वो उसका साथ भी देगा। मगर इसके बाद रॉब जो बोलता है उसके बाद मार्गेट की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब रॉब मार्गेट को साफ बोल देता है कि वो उसके साथ केवल इलेक्शन तक रहेगा और इलेक्शन के होते ही उससे डिवोर्स चाहिए। मतलब अब इस पावर के कारण मार्गेट का भी परिवार टूटने वाला है, जिस चीज से मार्गेट काफी ज्यादा दुखी और परेशान होती है। दूसरी तरफ ईव ने वोनिका को तो अपनी पावर से कंट्रोल में कर लिया, लेकिन बाकी की सभी लड़कियों को ये बात पता है कि ईव यहाँ पर
अपनी पहचान बदल कर रह रही है और उसने एक आदमी को अपनी पावर से जान से मारा है। इसी बात को क्लियर करने के लिए ईव उन सबको बताती है कि उसकी मॉम ने उसको बचपन में ही वॉलमार्ट के एक स्टोर में छोड़ दिया, जिस चीज से वो इतना ज्यादा दुखी हो गई थी कि उसने काफी सालों तक कुछ भी बोलना ही छोड़ दिया था। मगर जब उसको ये पावर मिली तो उसको अंदर से एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई और साथ में उसके अंदर से आने वाली आवाज जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, ये सब उसने उसी के कहने पे किया है और अभी तक उसने जो भी किया है उस चीज का उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है। अब ईव की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ी सभी लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी किसी न किसी चीज से भाग कर ही यहाँ पर आई हैं और अब वो दोबारा से ईव को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और अब इसी पॉइंट पर ईव ये बात भी एक्सेप्ट कर लेती है कि अब से उसका असली नाम भी ईव ही रहेगा। इसके बाद जब सिस्टर मोनिका के पास बाहर जाती है तो वो नोटिस करती है कि सिस्टर मोनिका अकेले में खड़े होकर अपने आप से कुछ न कुछ बड़बड़ा रही है। और जब सिस्टर मोनिका को देखती है तो ये सीन काफी डरावना होता है, क्योंकि इस समय सिस्टर मोनिका की आंखों से ब्लड निकल रहा होता है और वो इसी पॉइंट पर जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद उसकी जान चली जाती है। और ये सब केवल ईव की पावर यूज करने के कारण से हुआ है। दूसरी तरफ तातियाना के पास अब उसका राष्ट्रपति हस्बैंड विक्टर आता है और यहाँ पर तातियाना को उसके हस्बैंड की बातों से ये बात पता चल जाती है कि वो कुछ ही टाइम पर जोया के ऊपर अपनी आर्मी से अटैक करने वाला है और वो उसको काफी अच्छा सबक सिखाने वाला है। पर इस बार अपने हस्बैंड की ये बात सुनकर तातियाना इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो वहीं पर रखी एक मूर्ति उठा उसी से अपने राष्ट्रपति हस्बैंड पर अटैक करती है और वो उसके सर पर तब तक मारती है जब तक वो राष्ट्रपति का हस्बैंड मर नहीं जाता है। और ये मारने का तरीका इतना ज्यादा ब्रूटल होता है कि इसे देखकर ही समझ में आ जाता है कि तातियाना के अंदर इस आदमी को लेकर कितनी ज्यादा नफरत थी। इसी के बाद तातियाना सीधा अपने मेकअप आर्टिस्ट को कॉल कर अपने रूम में बुलाती है और वो मेकअप आर्टिस्ट के आते ही उसके हाथ में वो मूर्ति थमा देती है जिससे उसने अपने राष्ट्रपति हस्बैंड को मारा है। और अब वो अपने मेकअप आर्टिस्ट को ये वादा करती है कि वो उसके भाई को किसी भी तरह से जेल से बाहर निकालेगी, जो वो चाहती है, और साथ में वो उसके परिवार को भी कुछ नहीं होने देगी। तुरंत बाद तातियाना अपनी इलेक्ट्रिक पावर से सीधे ही अपने मेकअप आर्टिस्ट को शॉक देकर जान से मार देती है। और अब वो उन दोनों की बॉडीज को इस तरह से अरेंज करती है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि राष्ट्रपति को किसी और ने नहीं, उसी की मेकअप आर्टिस्ट ने मारा है। फिर से तातियाना वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को कॉल कर ये बात बताती है, जिसके तुरंत ही बाद सभी गार्ड्स अंदर भाग कर आते हैं और तातियाना अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 8 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 9 तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोगों को कॉन्वेंट के अंदर ईव को दिखाया जाता है, जिसके कारण अभी अभी सिस्टर मोनिका की जान गई है और इसी कारण से इस समय कॉन्वेंट के बाहर पुलिस आई हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इन्हीं सब हालातों के कारण ईव काफी ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसी के कारण ये सब हुआ है। मगर दोबारा से उसके अंदर से आने वाली वो आवाज उसे ये समझाती है कि उसने जो भी किया वो सब कुछ ठीक किया, के साथ अभी इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जिसके लिए उसे तैयार रहे। दूसरी तरफ रॉक्सी अब सीधा अपनी मॉम के उस बॉयफ्रेंड डेरिक से जाकर मिलती और वो उसे देखते इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो उसके घर में जबरदस्ती घुस जाती है। वो उसे थोड़ी सी इलेक्ट्रिक पावर और उससे सीधा ये बात पूछना शुरू कर देती है कि उसने किस कारण उसकी मॉम को मरवाया है, क्योंकि रॉक्सी को ये बात साफ लगती है उसकी मॉम को और किसी ने नहीं, इसी डेरिक ने मरवाया, जो पहले उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड था। और शायद इसी के डर से रॉक्सी की मॉम ने आज तक उसको इस रिलेशन के बारे में कभी भी नहीं बताया। मगर डेरिक इस बात से एकदम इनकार कर देता और वो रॉक्सी को ये बात समझाता है कि वो एक पुलिस वाला है और जिस समय वो उसके डेड मॉन्क्स को गिरफ्तार करने के लिए उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसी टाइम उसकी मुलाकात उसकी मॉम से, और उसी मुलाकात के कारण उन दोनों का रिलेशन आपस में बन गया। और ये रिलेशन उन लोगों का इतना आगे गया कि उन लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि जब डेरिक मॉन्क्स के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा कर उसे गिरफ्तार कर लेगा तो वो उसके बाद दोनों ही शादी कर लेंगे। मगर इससे पहले वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर पाता। मॉन्क्स को पहले ही उन दोनों के ऊपर शक हो गया था और इसी डर के कारण डेरिक ने मॉन्क्स के खिलाफ जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे वो सभी खत्म कर दिए। और इस सब में उसकी मॉम ने भी उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि वो भी उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और शायद इसी कारण से रॉक्सी की मॉम की मौत हुई है। और ये सब जितने इमोशन के साथ डेरिक रॉक्सी को बोलता है, उसे भी उसकी बात का पूरा विश्वास हो जाता है। उसने उसकी मॉम को बिल्कुल भी नहीं मरवाया है, तो वो उसको वैसे ही छोड़ के वहाँ से वापस चली आई। दूसरी तरफ अब मार्गेट अपने सेनेट के इलेक्शन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, जिसमें उसके साथ उसकी पूरी टीम भी पूरा सपोर्ट कर रही है। और इस इलेक्शन को मार्गेट लड़कियों के मुद्दे पर लड़ेगी, जिसमें वो लड़कियों की इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। और गेट के इलेक्शन
इलेक्शन का मार्केटिंग करने वाला मैनेजर अब मार्गेट से उसकी बेटी रॉस और उसके बॉयफ्रेंड रायन के बारे में पूछता है, जिसका वीडियो अभी अभी इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि रायन अभी तक वो पहला लड़का है जिसके अंदर ये ईओडी पावर है। और कैंपेनिंग मैनेजर को ऐसा लगता है उन लोगों के इस इलेक्शन में वो लड़का रायन नुकसान पहुंचा सकता है और उसके कारण से उसको कुछ अलग मुद्दों में फंसाया जा सकता है। मगर ये बात सुनकर मार्गेट साफ साफ बोल देती है कि वो अपनी बेटी रोज अभी भी रायन से अलग होने के लिए नहीं बोलेगी। तो मार्गेट की पूरी टीम ये डिसाइड करती है कि वो लोग जाकर रायन के मॉम और डैड से बात करें ताकि वो लोग उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन दे सके, क्योंकि इस समय रायन अर्बन डॉग्स के सन की लोगों से काफी ज्यादा धमकियां मिल रही हैं। और ऐसा ही हम लोग देखते भी हैं, क्योंकि जिस समय रॉस और रायन अपने स्कूल पहुंचते हैं तो आज वहाँ पर सभी स्कूल मेट्स का बिहेवियर रायन को लेकर बदल चुका है। एक तरीके से वो लोग आज उसको काफी ज्यादा बुली भी कर रहे हैं। मगर अच्छी बात अभी भी ये होती है कि वो वीडियो वायरल होने के बाद भी रायन और रॉस एक साथ हैं और उनका रिलेशन अभी भी अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरी तरफ मार्गेट की पीए जाकर सीधा ही रायन के मॉम डैड से मिलती है और वो उन दोनों को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन लोगों का बेटा रायन काफी ज्यादा इस समय खतरे में है। उस पावर से नफरत करने वाले सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए उन लोगों रायन को भेजने के लिए एक कैंप के बारे में सोचा है, जहाँ पर रायन की तरह काफी सारे लोग हैं जो इस पावर की जगह पर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और अगर वो वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पर सेफ भी रहेगा और इसके लिए जो भी खर्चा होगा वो सब मार्गेट की टीम उठाएगी। तो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए रायन के मॉम डैड मान जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रॉब अपनी वाइफ मार्गेट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और उसी के लिए आज एक जर्नलिस्ट आकर रॉस से प्राइवेट में इंटरव्यू लेती है। और यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट खुद ही रॉब को काफी ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। और अब जब रॉब रिलेशन मार्गेट के साथ काफी ज्यादा खतरे में और उसने मार्गेट को ये बात बोल दी है कि वो इलेक्शन के बाद उससे डाइवोर्स चाहता है, तो शायद इसी कारण से रॉब भी अब उस जर्नलिस्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। दूसरी तरफ मार्गेट के घर में जिस समय मैडी अकेला होता है उस समय उसके पास आज खुद अर्बन डॉग की वीडियो कॉल आती है और ये वीडियो कॉल देखकर मैडी काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि ये उसके लिए काफी बड़ी बात होती है। वो जिसको अपना लीडर मानता है उसने उसके पास खुद कॉल किया है। और अब अर्बन डॉग्स मैडी को काफी ज्यादा बहादुर बताता है, क्योंकि मैडी ने हिम्मत कर अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड की वीडियो उनके प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। और ये एक काफी बहादुर इंसान का काम। और इसी के बाद अर्बन डॉग्स अब दोबारा से मैडी अपनी बातों में फंसा एक और मिशन देता है, जिसमें वो उसे बताता है कि अगर उसकी मॉम ये इलेक्शन जीत जाए तो सभी मर्दों को काफी ज्यादा खतरा होगा, जिसलिए उन लोगों को उसकी मॉम को इलेक्शन जीतने से किसी भी तरह से रोकना होगा। और इसके लिए मैडी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हर समय मार्गेट के साथ उसी के घर में रहता है। मतलब सीधा अर्बन डॉग मैडी को उसकी मॉम की जासूसी करने के लिए बोलता है कि वो जो भी पॉलिसी और अपना इलेक्शन लड़ने की स्टैटिक्स बनाती है वो सब उसको अर्बन डॉग्स को बतानी हो। और मैडी जो पहले से ही इस पावर के बिल्कुल खिलाफ, वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और अब वो अपने ही घर में अपनी मॉम के ऊपर नजर रखकर वो सारी बातें अर्बन डॉग्स को बताएगा। दूसरी तरफ तात्याना सीधा ही जाकर अब टुंडे से मिल, जिसको उसी जगह पर कैद कर रखा गया है। और अब वो सीधा ही टुंडे से अपनी सिस्टर जोया के बारे में इस समय वो और उसकी आर्मी किस जगह पर है, और साथ में वो तात्याना को एक नंबर भी देता है जो जोया उसे तात्याना को देने के लिए बोला था। और इसी के बाद तात्याना टुंडे को उस जगह से जाने के लिए बोलती है, मतलब वो उसे वहाँ से रिलीज कर दे। और वो उसे जाते वक्त ये भी वार्न करती है जितना जल्दी हो सके उसे ये देश छोड़ यहाँ से बाहर निकल जाना। और तात्याना का ये बोलना ही इस बात का सबूत होता है कि तात्याना अब बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली। और अब जैसे ही टुंडे उस जगह से बाहर निकलता है तो उसे बाहर निकलते ही शहर में चारों तरफ भगदड़ दी और पूछने पर उसे ये बात पता चल जाए अभी कुछ ही टाइम पहले राष्ट्रपति विक्टर की मौत हो गई है और उसे किसी और ने नहीं, उसी के स्टाफ की एक औरत ने मारा है। और इसी कारण से अब यहाँ के हालात काफी ज्यादा बिगड़ और धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो अब टुंडे भी यहाँ से निकलने के लिए सीधा सामान लेने के लिए होटल पहुंचता है, जहाँ पर वो दोबारा से डेक को कॉल करता है। और अब वो फोन पर ही डेक को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि डेक खुद को बचाने के लिए उसको वहाँ पर फंसा कर वहाँ से चला गया। मगर फिर भी डेक टुंडे को यही समझाता है कि वो भी जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर अब क्या होने वाला है। मगर साथ में डेक टुंडे को ये भी बताता है कि वो सीधा ही यहाँ से जोया के पास दोबारा से इंटरव्यू लेने जा रहा है। सीधा ही उस जंगल तक भी पहुंच जाता है जहाँ पर इस समय उसकी फीमेल आर्मी उसी के साथ हो। और जिस समय डेक की मुलाकात जोया से होती है सिचुएशन ऐसी होती है, उन दोनों के बीच में एक रिवर जा रहा होता है और एक तरफ जिसमें डेक होता है और दूसरी तरफ जोया और उसकी आर्मी होती है। तो दूसरी तरफ से ही जोया को ये बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और वो यहाँ पर उसका इंटरव्यू लेने आया है। तो ये भी बताता है कि वो टुंडे का दोस्त है और टुंडे का नाम सुनकर जोया उसको अपने पास आने को बोलती है, जिसके लिए ये पानी का रिवर क्रॉस करना होता है।
तो वो ऐसा करता है और डेक अब पानी का रिवर क्रॉस करना शुरू कर देते। पानी का रिवर क्रॉस कर रहा होता है, उसी टाइम जोया और उसकी आर्मी कुछ लड़कियां उस रिवर के अंदर बिजली छोड़कर डेक से मजाक करना शुरू कर देती। मगर इस कारण से डेक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो अपना जर्नलिस्ट वाला रौब दिखाते हुए पानी के अंदर से ही उन सब उल्टा शब्द बोलते हुए ये बोलता है कि वो एक काफी बड़ा जर्नलिस्ट है, वो लोग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मगर इस चीज से जोया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब उसके ऑर्डर पर उसके आर्मी की वो लड़कियां अब अपनी पूरी पावर से उस रिवर के अंदर जिसके अंदर डेक होता है पूरी बिजली लगा देती, जिस कारण से डेक काफी ज्यादा तड़प कर मरता है। दूसरी तरफ अब रॉक्सी सीधा ही जाकर अपने डैड मॉन्ग से घर पर मिलती है, क्योंकि अब उसे पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि उसी के डैड मॉन्ग्स ने उसकी मॉम को मारा था और मारने का कारण भी अब उसे पता चल गया है। और अब जब रॉक्सी को सारी बात क्लियर है तो उसके डैड भी इस बात को मान लेते हैं कि उसी ने उसकी मॉम को मारा था, क्योंकि उसकी मॉम उसको उस पुलिस वाले के कारण धोखा दे रही थी। और अब इस बात से रॉक्सी अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, मगर वो अपने डैड को मारती नहीं और वो सीधा ही अपनी सौतेली माँ जो उस समय वहीं पर मौजूद होती है उसे भी अपनी ये पावर दे देती है और वो उसे बोलती है कि अगर इस आदमी के साथ रहना है तो उसे इस पावर की जरूरत जरूर पड़ेगी। और ये बोलकर रॉक्सी घर के अंदर जाकर वहाँ से कुछ ज्वेलरीज को चोरी कर अपने साथ ले लेती है और सीधा ही घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ अब कॉन्वेंट के अंदर पुलिस वालों के जाने के बाद सिस्टर मोनिका दोबारा से ईव के पास आती है। ईव को सिस्टर मोनिका से बात पता चलती है कि पुलिस वालों को किसी ने कुछ भी नहीं बताया और पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि सिस्टर मोनिका की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण से हुई है। मगर सिस्टर मोनिका के मरने के कारण काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि सिस्टर मोनिका वो इंसान जो उसकी माँ की तरह। लेकिन अब ईव ये डिसाइड कर लेती है कि अब वो ही इस जगह कंट्रोल करेगी और ये सभी जो लड़कियां यहाँ पर मौजूद वो सब वैसे ही जिएंगी जैसी वो चाहती है, मतलब उसके मिशन में वो उसका साथ देंगी। दूसरी तरफ जिस समय मार्गेट और उसकी पूरी फैमिली और दूसरी तरफ आज मार्गेट और मेयर इलेक्शन को लड़ने के लिए एक डिबेट होने वाली है, जिसके लिए मार्गेट की पूरी फैमिली उसके साथ होती है। और इसी टाइम रॉब से दोबारा से आकर वो जर्नलिस्ट मिलती है जिसने इससे पहले भी रॉब का इंटरव्यू लिया था और वो उससे काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी। और इस बार वो जर्नलिस्ट सीधा ही रॉब अपने रूम में आकर प्राइवेट में मिलने के लिए बोल देती और रॉब को देखकर भी साफ साफ पता चल रहा हो कि अब वो भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। पर कुछ ही देर बाद डेरिक और मार्गेट की वो डिबेट होना शुरू हो जाती है, जिसमें सिचुएशन ये होती है कि डेरिक उन लोगों में से जो लोग इस पावर के बिल्कुल खिलाफ हैं और वो लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए, मगर मार्गेट उन लोगों में से जो पूरी तरह से इस पावर को सपोर्ट कर रही है। मगर उसने अभी भी लोगों को ये बात नहीं बताई कि उसके अंदर भी अभी ये पावर है और उसके सपोर्टर्स को अभी भी यही लगता है कि उसके अंदर ये पावर नहीं है और फिर भी वो इस पावर के लिए लड़ाई लड़ रही है। शुरुआत में तो ये डिबेट आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के ऊपर होती है, मगर कुछ ही देर बाद ये डिबेट इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि जिसमें गवर्नर सीधे ही अब मार्गेट को टारगेट करने के लिए रायन की वो बात सबके सामने ले आते हैं, जिसमें मार्गेट और उसकी टीम ने अभी कुछ ही टाइम पहले रायन दूसरे कैंप में भेजा है, जहाँ पर इन सुपर पावर वाले लोगों को ठीक करने के लिए उन सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। गवर्नर इस चीज को लोगों के सामने इस तरीके से पेश करने की कोशिश करता है कि जैसे मार्गेट रायन के साथ ये सब कुछ जबरदस्ती करवा रही। अब रायन की ये बात सुनकर ऑडियंस में बैठी रॉस भी काफी ज्यादा चौक जाती है, क्योंकि उसे भी ये बात नहीं पता है कि उसके बॉयफ्रेंड रायन किसी कैंप में भेज दिया गया है। और जैसे ही ये बात सबके सामने आती है तो मार्गेट भी काफी ज्यादा डाउन जाना शुरू हो जाती है और इसी बात से मार्गेट का हाल काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। वो इस बात को और ज्यादा बढ़ाते हुए मार्गेट के साथ पर्सनल हो जाता है, जिसमें वो उसे झूठा बोलता है। साथ में वो उसकी फैमिली की वो बात भी बाहर ले आता है, जिसमें उसकी बेटी ने खुद ही गुस्से में आकर उसके बेटे पर उसकी पावर से अटैक कर दिया था। और वो लोगों को इस बात से विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि ये औरत जो अपनी बेटी से अपने बेटे तक को नहीं बचा पाई, वो कैसे शहर के लोगों को इस पावर से सेफ रख पाई। अब इस बात से मार्गेट पूरी तरह से सरेंडर हो जाती है और वो इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो जाने अनजाने में सीधा ही अपनी ईओडी पावर से डैनियल के ऊपर अटैक कर देती है। और अब ये एक काफी खतरनाक चीज हो जाती है जो पूरी दुनिया टीवी के ऊपर देखती है, क्योंकि अभी तक मार्गेट सबको यही बात बता रखी थी उसके पास ये पावर नहीं, और अब तो उसने टीवी के ऊपर लाइव शो के अंदर ही इस पावर के साथ डैनियल के ऊपर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ अब तात्याना जो अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद पूरी तरह से पावर में आ चुकी है, उसके पास उन्हीं का आर्मी जनरल आता है और अब तात्याना उसको साफ ऑर्डर देती है कि वो जाकर उन सभी बागी लड़कियों को खत्म कर। और इसी ऑर्डर के बाद वो आर्मी जनरल अपनी बेस्ट टीम को लेकर सीधे उन जंगलों में निकल जाता है जहाँ पर जोया अपनी आर्मी के साथ है। और जब टुंडे को ये बात पता चलती है कि यहाँ से आर्मी जोया और उसके साथियों को मारने के लिए निकल गई, तो वो ये बात सुनकर ये डिसाइड कर लेता है कि वो पहले जोया के पास पहुंचकर उनको वार्न करेगा, जिसके लिए अब वो वहीं से एक कार को रेंट पर लेता है और सीधा ही जंगल की ओर निकल जाता है। मगर जैसे ही टुंडे
जंगल तक पहुंचता है तो वो देखकर हैरान रह उस समय तक वहाँ पर सभी आर्मी के लोग और उनके टैंक्स बुरी तरह से बर्बाद होकर पड़े हो। मतलब जोया की आर्मी पहले से ही तैयार थी इन लोगों की, और असलियत में ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तातियाना जोया से पहले ही मिल चुकी है और उसने जानबूझ इस आर्मी जर्नल और इसकी टीम को मरवाने के लिए यहाँ पर भेजा था। और इसी जगह पर टुंडे को पानी के अंदर डेक की भी बॉडी मिल जाती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि जोया ने डेक को भी मार दिया है। पर उसी टाइम उसके पास वो आर्मी जर्नल जलता हुआ भागकर आता है, जिसे जल्दी से टुंडे उसके शरीर की आग बुझाता है और वो उसको बचाने के लिए जल्दी से अपनी कार के अंदर डालता है ताकि वो उसको हॉस्पिटल ले जा सके। और अब वो आर्मी जर्नल भी टुंडे को ये बात बताता है कि तातियाना ने जानबूझकर उन लोगों को मरवाने के लिए ही यहाँ भेजा था, क्योंकि वो पहले ही जोया को वार्न कर चुकी थी इस सब के लिए। और उसी टाइम टुंडे के पास उसकी दोस्त आंडूडी का भी फोन आता है, क्योंकि आंडूडी को पता चल गया जिस जगह पर इस समय टुंडे है वहाँ के हालात काफी बुरे हैं। और अब आंडूडी से बात करते हुए टुंडे रोना शुरू कर देता है, जिस कारण से आंडूडी को वापस आने के लिए बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ जोया और उसकी आर्मी काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अभी अभी आर्मी जर्नल और उसकी बेस्ट टीम को मारा है। और वो इस समय भी अपनी बहन तातियाना के साथ फोन पर कनेक्ट होती है, और ये सब उसने तातियाना की मदद से ही किया है। मतलब अब ये दोनों बहनें आपस में मिल चुकी हैं। दूसरी तरफ रॉक्सी जिस समय जगह को छोड़कर भाग रही होती है और वो एयरपोर्ट पर होती है, उसी टाइम उसके पास उसके सौतेले भाई का फोन आता है, से उसकी अच्छी बनती है। और अब वो फोन पर ही रॉक्सी को बताता है कि उनके डेड मॉम्स को ये बात पता चल गई है कि वो घर से काफी सारी ज्वेलरी लेकर भागी है, और उन्हें ये भी पता है कि वो यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए भागने वाली है। और उसके डैड कुछ लोगों के साथ उसी की तरफ काफी गुस्से में आ रहे हैं, तो उसे जल्दी से वहाँ से कहीं और भाग जाना चाहिए। और अब ये बात सुनकर रॉक्सी को कुछ नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ जाए, तो वो इसी कारण से ये फैसला कर लेती है कि वो सीधा ही ईव के पास जाएगी, जिसने उसे पहले उन लोगों के पास आकर उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा था। तो वो अब सीधा ही ईव के पास निकल लेती है, ईव के पास जाने के लिए निकल लेती है। और वो कुछ ही टाइम बाद ईव के कॉन्वेंट तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो ऐसे ही नॉर्मली पानी के अंदर खड़ी होकर अपनी पावर्स को यूज कर रही हो। मगर जब ईव उसको ये करता देखती है तो वो भी पानी के पास आकर अपनी पावर से ईव की पावर को कंट्रोल करती है और उसे रोक देती है। अब इस बात से रॉक्सी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि पावर उसके पास भी है, पर उसे नहीं पता ये सब कैसे कर। और दोबारा से रॉक्सी के पूछने के बाद ईव दोबारा से वही जवाब देती है कि वो ये सब भगवान की आवाज सुनकर करती है। मगर अब दोबारा से रॉक्सी ट्राई करती है अपनी पावर, और वो कुछ ही कोशिशों के बाद दोबारा से अपनी पावर ईव के कंट्रोल करने के बाद निकाल देती है। और अब इस चीज से ईव को भी समझ में आ जाता है कि रॉक्सी अभी तक की वो सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की है, क्योंकि उसने इस पावर के साथ काफी सारी लड़कियां देखी, मगर जितनी पावर रॉक्सी के अंदर है उतनी किसी के पास। अब रॉक्सी भी ईव के उस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है, और उसकी अभी नई फैमिली है। और इसी पॉइंट पर ये सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है।